गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। नागपुर के नंबर 1 वेडिंग डेस्टिनेशन छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। 186th एपिसोड है आज, और आई रियली वांट टू थैंक ऑल द पीपल हु मेक दिस शो ग्रो एवरी डे एंड क्रिएट हिस्ट्री एवरी डे। आई रियली वांट टू थैंक माय स्पॉन्सर्स, माय फूड पार्टनर स्पाइसी फूड एंड काके द होटल, विच इज काके द होटल अभी अभी नया नया शुरू हुआ है। आप ज़रूर वहाँ जाकर खाना खाएं, बड़ा पसंद आएगा आपको। माउंट रोड एक्सटेंशन पे है एंड इट इज़ फ्रेंचाइजी ऑफ अ किनॉट प्लेस, काके द होटल। सो do go there. My education partner is Globus ITI Kamti. My coaching classes partner is Patil Classes, and really want to thank my sanitization partner which is RSMS. बहरहाल नागपुर को 91 ईयर्स से पेडलिंग करवा रहा है नरेश चंद्र एंड कंपनी। रियली वांट टू थैंक देम एज वेल। मैं कई बार फुटाला से गुजरता था, और मैं फुटाला में जब मैं गुजरता था, एक नाम मेरे जहन में बार बार सुनाई आता था। वो नाम है नागपुर के एक बड़े ही प्रभावी युवा नेता कमलेश चौधरी का। अब कमलेश चौधरी से जुड़ती हैं कई सारी बातें, कमलेश चौधरी के साथ जुड़ते हैं कई सारे ऐसे वाक्याएं जिन्हें कभी पत्रकारों ने उछाला, कभी जनता ने उछाला, कभी किसी पुलिस स्टेशन से आवाज़ आई, या कभी किसी सोशल पार्टी में कोई बात पे दो राजनीतिज्ञ आपस में डिस्कस करते रहे कि कमलेश चौधरी बहुत आगे बढ़ रहा है, युवा नेता है, कई सारे लोगों के लिए आइडल्स है और कई सारे लोगों के लिए परेशानी। मेरे साथ इस वक्त हैं खुद कमलेश चौधरी। कमलेश जी नमस्कार। कैसे कमलेश भाई? सब ठीक ठाक है। किस बात पे गुस्सा आता है? चेहरे पे तो मुस्कान लेके चलते हैं, लेकिन गुस्सा क्यों करते हैं? गुस्सा किसी भी बात पे नहीं है, बस यही है कि लोगों के लिए, लोगों ने प्रतिनिधित्व के लिए अगर चुना है तो निश्चित रूप से उनके कामों के लिए जी अगर लीगली हमको किसी भी बात को रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों को बहुत आसानी से बोलना चाहते हैं, पर आसानी से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, या प्रशासकीय लोग उस चीज़ को आसानी से समझना नहीं चाहते, तो हमको थोड़ा सा अपना अंदाज, अपना रुख चेंज करना पड़ता है। आप 2 बार कॉरपोरेटर रहे हैं, आपने अपने पूरे काल में बहुत सारा काम किया है, आपके एरिया के लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। जब आप अपनी 2 व्हीलर पे निकलते हैं तो आपका एक हाथ हमेशा ऊपर रहता है, क्योंकि लोग आपको आवाज़ दे दे के घर घर से आवाज़ निकलती है और लोग आपको पसंद करते हैं। इस बात को लेकर कोई दो राह नहीं है, लेकिन वहीं पर लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपसे। आज उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें। बिल्कुल करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि आप अपने पार्टी के भी नहीं हैं, आप अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि पार्टी के खिलाफ जाने का मीनिंग ये है कि मैंने पब्लिक की आवाज़ को सुना है, मैंने पब्लिक की नब्ज़ को जाना है। जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे पार्टी कहीं तो भी गलत हो रही है, पार्टी को डिसीज़न लेने में पार्टी चूक रही है, तो वहाँ पे मुझे उस समय पे पार्टी के हित में ही मुझे अपने डिसीज़न लेना ज़्यादा बेहतर लगा, इसलिए मैंने उन चीज़ों को किया है। और आप देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ जहाँ भी जब भी मैंने पार्टी के अगेंस्ट में लड़ा है, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव ही रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मैंने लोगों की नब्ज को और लोगों की बातों को समझने का प्रयास किया है। तो मैंने पार्टी का विरोध नहीं किया है, मैंने पार्टी के फेवर में ही कुछ चीज़ें की है जहाँ पे पार्टी से गलतियाँ हो रही थी। तो मतलब आप पार्टी से बड़े हैं? नहीं, मैं पार्टी से बड़ा नहीं हूँ, पर पार्टी के हित में सोचना ये मेरा काम है। आप युवाओं के आप बहुत साथ देते हैं। कोई भी युवा को कोई तकलीफ होती है तो वो युवा आपको तुरंत में फ़ोन करता है। आपके मोबाइल नंबर्स ऐसे भी युवाओं के फ़ोन में सेव्ड हैं जो आपको शायद कभी मिले भी नहीं और आपको जानते भी नहीं। आपका एजेंडा क्या है युवाओं के साथ इस तरह से आगे बढ़ने का, ये आप जानते हैं। लेकिन जब फुटाला पे कोई कपल खड़ा रहता है और पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन करता है, आपको उससे प्रॉब्लम है? देखिए, ऐसा है कि कपल्स वहाँ पे बैठे, हमको उन चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर अश्लील हरकतें होती है तो आप इन चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा कि एक फुटाला ही नागपुर शहर में एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम अपने परिवारों को, अपने फैमिली के साथ में जा आ सकते हैं। और अगर वहाँ पे भी इस प्रकार का वातावरण या इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं क्रिएट होने लगे, तो एक आम आदमी जो अपने परिवार के साथ घूमने निकले, मुझे आप ही बताइए कि वो नागपुर शहर में किस प्लेस पे जाए घूमने के लिए? दूसरा प्लेस ही नहीं है।
तो हम ये चाहते हैं कि फुटाला पे सभी लोग आए, सभी वर्ग के आए, सभी समाज के आए, सभी जाति के आए, कपल्स आए, युवा वर्ग आए, फैमिलियर लोग हो, और वहाँ पे एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बने, ना कि एक गलत प्रकार का वातावरण वहाँ पे क्रिएट हो कि वहाँ पे कुछ लोग कपल्स के नाम पे बैठे हुए हैं, कोई गांजा पी रहा है, कोई दारू पी रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। वो एक पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे अगर ये चीज़ें होती है तो क्या आपको लगता है कि मैंने इन चीज़ों का विरोध नहीं करना चाहिए? तो फिर आपने मतलब आपने आपके जो चाहने वाले लोग हैं उन तक उनको ये डायलॉग क्यों दे दिया आपने कि वो लोगों को इस तरह से समझाए कि अगर तुम अभी नहीं समझे तो फिर कमलेश भैया आके समझाएंगे? ये क्या बात हुई? कमलेश भैया का आने का मतलब ये है कि कमलेश भैया अगर आएंगे तो कमलेश भैया कभी हाथापाई नहीं करेंगे। कमलेश भैया लीगली प्रोसेस पे ही काम करेंगे। कमलेश भैया पुलिस स्टेशन को फ़ोन लगाएंगे। कमलेश भैया प्रशासकीय चीज़ों की मदद लेंगे और उन चीज़ों को रोकने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज अगर उस चीज़ को कोई अलग तरीके से प्रोजेक्ट करता है, डिस्प्ले करता है, तो ये इसके विषय में जवाब वो दे सकता हूँ, मैं ज़्यादा उस तरीके से आंसरिंग नहीं कर पाऊंगा। आपके पार्टी के लोग एक वक्त पर चलिए सीधी बात करते हैं, तुकाराम मुंडे जी की बात कर रहा हूँ जी। मैं। एनएमसी के परिसर में सबसे पहले अगर किसी ने वहाँ पर आवाज़ करी तुकाराम मुंडे जी को सपोर्ट करने के लिए, जबकि उन्होंने सपोर्ट किसी से मांगा भी नहीं था, वो सबसे पहले व्यक्ति आप थे। आपने एनएमसी के अंदर में घुसकर उनके नाम के नारे लगाए, उनको नायक बताया। आपके फेसबुक पोस्ट पे आपने हर जगह उनकी चर्चा करी। हर जगह आप एक तरफ जब कोरोना वायरस का काल शुरू था तब वहाँ पर आप एक तरफ समाज सेवा कर रहे थे, लोगों के घरों में खाना पहुँचा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ सबको ये भी बोल रहे थे कि हमारा नायक तुकाराम मुंडे है। उनको ये सब चीज़ों की ज़रूरत तो नहीं थी, आपने ये करना क्यों शुरू किया? एक्चुअल में देखिए कैसा होता है कि जब कोई चीज़ अच्छी होती है तो उस चीज़ों का उतने ही स्पीड से विरोध भी होता है। और जिस प्रकार का नागपुर महानगर पालिका के अंदर में एटमॉस्फेयर बना हुआ था, तो एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति को टारगेट करने का काम किया जा रहा था सत्ता पक्ष के माध्यम से, जो चीज़ें ठीक नहीं है। मुझे एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि कोरोना जैसे कार्यकाल में, जैसा ये एक कितना बड़ा एपिडेमिक चल रहा था, ऐसे स्थिति में आपको क्या लगता है कि तुकाराम मुंडे मेरे किसी रिलेशन में होंगे? नहीं। नहीं है, मेरे किसी रिलेशन में नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला हूँ नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त बनकर जब वो आए। जी। लेकिन हमको इन चीज़ों को और उन्होंने आपसे बहुत अच्छी कोई बातचीत भी नहीं करी? हाँ हाँ, कुछ खास नहीं। जी। लेकिन क्या है कि हमको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि क्यों हमने अगर किसी चीज़ को समर्थन किया तो क्यों किया, और अगर किसी ने विरोध किया तो क्यों किया। इन चीज़ों को हमको बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। कोरोना जैसे काल के अंदर में, एपिडेमिक के अंदर में, फुल कंपाउंडिंग अथॉरिटी कमिश्नर साहब थे, और ऐसी सिचुएशन के अंदर में हमको, मुझे ऐसा लगता है कि हमने राजनीति को एक किनारे रखकर लोगों के जीवन के बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी था। और पूरे राइट्स और पूरे अधिकार शासन के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से आयुक्त को थे। तो ऐसे परिस्थिति में हमारा काम यही बनता है पब्लिक हित में कि हमने आयुक्त को पूरी मदद करनी, हमने आयुक्त को पूरा सपोर्ट करना, हमने आयुक्त के कामों को जितना हो सके उतना लोगों तलक बताकर, क्योंकि उसका कारण था कि लोगों को वो चीजों की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उस समय में न्यूज़पेपर्स वगैरह सब बंद थे। सोशल मीडिया एक माध्यम था जिसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच सकते थे। पब्लिक कॉन्टेक्ट पूरी तरह से बंद हो चुके थे। तो ये जो चीजें थी, ये चीजों के बताने के पीछे का तात्पर्य ये था, अगर वैसे समय में भी एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को अगर हम लोगों ने वैसे स्थिति में भी मदद नहीं की होती, साथ नहीं दिया होता, तो मेरा ऐसा मानना है कि जिन लोगों ने मुझे चुन के दिया उनसे, जिन लोगों ने आज तक मेरा सपोर्ट देके चला है उनसे, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से, इन सभी लोगों से मैं कहीं ना कहीं बेईमानी करता अगर मैं उस व्यक्ति के पीछे ताकत से नहीं खड़ा होता। क्योंकि उसका कारण है कि आप समझिए, सर्वा वो चीजें थी और वो एक प्रॉपर पॉजिटिव वे में लोगों के लिए काम कर रहे थे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये शहर का भी बोलना है। ऐसे स्थिति में पूरे के पूरे लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उनका विरोध करना, ये कहाँ तक जायज है? तो मतलब सिर्फ आपको लगता है कि आप ही खड़े थे पीछे और बाकी कॉरपोरेटर्स का कहीं साथ नहीं था? ये तो देखिए कैसा है कि ये चीज़ें आपने ये भी बताया कि सबसे पहला जो समर्थन था वो समर्थन ही मेरी तरफ से हुआ, जबकि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मेरा कोई उनसे पर्सनल काम भी नहीं था या उनके लिए कभी मैंने नहीं, लेकिन आपके भी तो पार्टी के नेता थे ना, कॉरपोरेटर्स आपके भी थे, उनकी तो कभी आवाज नहीं निकली। आपने आवाज करी, उसके बाद उन्होंने आवाज करी। हाँ बिल्कुल, मेरे बोलने के बाद में ही हमारे राज्य के जो अध्यक्ष है, हमारे जो पार्टी के स्टेट से प्रेसिडेंट जो है,
उन्होंने उसी के बाद में ही उनको फेवर किया। ये बात आपकी सच है, लेकिन यही है कि हमने उनको इन चीज़ों को समझाने का प्रयास किया कि कहीं ना कहीं हमारे जो भी लीडर्स है वो इन चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, और वो समझने के लिए हमको उन लोगों को समझाना पड़ा। थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाइए ना। एक्चुअली में कैसा हुआ कि जिस समय में सदन के अंदर में ये पूरा वाकया हुआ जी, तो उस वाकये के अंदर में सभी पूरे बीजेपी के और जितने भी रूलिंग पार्टी के कॉर्पोरेटर्स थे, उन सभी लोगों ने उनका विरोध करना शुरू किया जी। और आपको शायद याद होगा कि अभद्र प्रकार की टिप्पणियां संतों के नाम से, उनके नाम को एकदम यानी गलत तरीके का जो बिहेवियर था वो हमारे ही पार्टी के चंद नेताओं ने जब किया, तो मुझे बताइए कि गलत को गलत बोलना क्या गलत है? गलत को गलत बोलना गलत नहीं है। हाँ, तो ये चीजें हमको समझना पड़ेगा। नहीं, लेकिन जो हमारे अगले मेयर हैं दयाशंकर तिवारी जी, उनसे मेरी बात हुई थी। उनका हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया था राज की बात पे। आपने वो इंटरव्यू देखा भी है। उस इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी अभद्र तो नहीं बोला गया था जिसके बाद इस बात को लेके इतना बड़ा विषय। नहीं, शायद आप इस चीज़ को थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मैंने जिन शब्दों के बारे में बोला वो मैंने ये बोला कि हमारे ही पार्टी के किसी नगर सेवक ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी। अच्छा। दया भैया का कोई इसमें विषय नहीं था। दया भैया के अगर विषय पे आप बोलते हैं तो दया भैया बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन है। एज ए पर्सन मैं भी उनको मेरे पिताजी के एक बहुत अच्छे मित्र के रूप में जानता हूँ और निश्चित रूप से उनसे आशीर्वाद लेकर बहुत सारी चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं। जी, हम वापस से उस बात पर आए कि विषय क्या था, किस बात पे ये चीज़ शुरू हुई। ये एक्चुअली क्या हुआ कि एपिडेमिक के समय में जिस प्रकार का कार्य कमिश्नर साहब कर रहे थे, हॉस्पिटल्स उन्होंने 45 डेज में बना दिए थे और कोरोना के समय में टेंडर्स निकाले बगैर वो लोगों को क्वारंटाइन सेंटर के अंदर में लोगों को खाना प्रोवाइड करना, उनको दोनों टाइम का पूरा भोजन प्रोवाइड करना, ये सब जो चीज़ें थी ये उन्होंने विदाउट टेंडर किया। और जिस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि नेताओं के अंदर में एक भ्रम पैदा हुआ कि यार ये तो पूरा क्रेडिट लेके एपिडेमिक के काल में कमिश्नर चले जाएंगे, फिर हमारा क्या? तो मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा मानना है कि अगर अपने पास में लोग जीवित रह जाए तो हम राजकारण करने के लिए हमारे पास जिंदगी पड़ी है, कभी भी कर लेंगे। तो आपका मानना है कि सत्ता पक्ष जो थे उनकी प्रायोरिटी जो थी वो राजनीति थी? यस, एग्जैक्टली। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष का सिर्फ एक ही एम था कि किसी भी तरह से इस कोरोना काल के अंदर में जिस प्रकार की जो भी फैसिलिटी लोगों तक पहुंचे वो उनके माध्यम से पहुंचे, जो कमिश्नर साहब कतई नहीं चाहते थे। एपिडेमिक के समय में सर्वोसर्वा वही थे और वो अपना काम बखूबी कर रहे थे। मुझे बताइए कि 45 डेज के अंदर में अगर इन्होंने 5 हॉस्पिटल्स क्रिएट किए, नाग नदी का इतना बड़ा जो काम था, जो कई वर्षों से पड़ा हुआ था, पेंडिंग पड़ा हुआ था, मात्र 55 लाख रुपए में कमिश्नर साहब ने, मुंडे साहब ने उस समय में उनको करके दिखाया। 1.5 करोड़ रुपए लगा के भी हम नाग नदी की सफाई नहीं कर पाते थे। हॉस्पिटल्स का हमारे यहाँ किसी प्रकार की कुछ भी हॉस्पिटल्स की कोई व्यवस्था नहीं थी हमारे पास में। आज तकरीबन मुंडे साहब के रहते में 1.5 महीने के अंदर उन्होंने 500 600 बेड्स के हॉस्पिटल्स महानगर पालिका के अंदर में क्रिएट किए। क्या गुनाह है क्या? अगर मुझे ऐसा लगता है कि तुकाराम मुंडे जी अगर गलत कर रहे थे तो तुकाराम मुंडे जी के जाने के बाद हम उनके दिए हुए प्लानिंग पे क्यों इम्प्लीमेंट कर रहा है सत्ता पक्ष? इसके लिए मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं, सीबीएसई स्कूल्स लाने का सबसे पहला जो प्रस्ताव था वो माननीय तुकाराम मुंडे जी ने लगाया हुआ था कि 6 स्कूल्स शहर के अंदर में सीबीएसई में बनाना चाहता हूँ। 6 स्कूल ऐसी बनाना चाहता हूँ जो शहर के लिए एक उदाहरण के तौर पे हो, जिस प्रकार आज नागपुर महानगर पालिका के हॉस्पिटल्स हो चुके। लेकिन उन चीजों का विरोध करके उस प्रस्ताव को बारंबार रोकने का प्रयास किया गया, रोका गया। और आप देखिए अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उन्हीं प्रस्ताव को लेके हमारे कुछ नेता सत्ता पक्ष के, हमारे सांसद साहब जो माननीय गडकरी साहब है, उनसे मिले कि सर हमको सीबीएसई स्कूल्स 6 सीबीएसई स्कूल्स शहर में चालू करनी है। तो ये जो चीजें है हमको इन चीजों को समझना पड़ेगा। मुझे बताइए, वो स्कूल्स आज से 4 महीना पहले गलत हो गए थे, तब आपने उसको सदन में मंजूरी नहीं दी जब तुकाराम मुंडे जी रख रहे थे, और आज आप उसी प्रस्ताव को लेकर माननीय गडकरी साहब से मिलते कि हमको ये करना है। तो हमको इन चीजों का फर्क समझने की जरूरत है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी असफलता के रूप में सामने आई हैं। जैसे कि एक कलमेश्वर रोड पे एक 500 बेडेड हॉस्पिटल बनाने की कोशिश थी। नहीं, आप थोड़ा सा इसमें 500 या नंबर्स कम बता रहा हूँ मैं, शायद नंबर्स 2000 बेड्स का, लेकिन वो
हॉस्पिटल नहीं था, जी। वो क्वारंटाइन सेंटर था। वहां पे क्वारंटाइन सेंटर और hospital- कोविड यूनिट था वो। हाँ, कोविड यूनिट यानी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। मैं जी। आपकी जानकारी को बता दूं कि वो जगह भी जो है, जी। वो जगह भी मेरी ही सजेस्ट की हुई थी। उसका कारण था क्योंकि हम लोगों को जो एपिडेमिक के समय में जो कमिश्नर साहब को जो डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आए हुए थे, वो जी। डायरेक्शंस ऐसे थे कि आपको तकरीबन तकरीबन महीने वाइज दिया हुआ था। यानी आपको जून महीने में इतने बेड क्रिएट करके रखने हैं, आपको जुलाई महीने में इतने बेड क्रिएट करके रखने हैं। तो वो जो बेड्स की व्यवस्था थी, वो तुकाराम मुंडे जी ने कोई स्वयं के लिए नहीं की हुई थी। जिस प्रकार के उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्शंस आ रहे थे, उस प्रकार से वो कोविड केयर सेंटर के नाम पे, कोविड केयर यूनिट के नाम पे उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर क्रिएट किया हुआ था। और आप यकीन मानिए कि उतनी बड़ी जगह, राधा स्वामी सत्संग का जो प्रीमाइसेस था, जो स्पेस था, उतनी बड़ी जगह शहर में कहीं पे भी नहीं थी कि जहां पे इतने लोगों को एक साथ में क्वारंटाइन किया जा सके। तो वो जो जगह थी, वो जगह बिल्कुल प्रॉपर जगह थी। और तूफान आया और उड़ गई। नहीं, लेकिन मुझे एक चीज को बताइए कि वो उन्होंने अपने मर्जी से तो नहीं किया। जिस प्रकार के डायरेक्शंस उनको ऊपर से आते गए कि संभवित है कि इस महीने में इतने पेशेंट हो सकते हैं, आपको इतने बेड्स की व्यवस्था रखनी है, संभवित है कि इस महीने में इतने पेशेंट हो सकते हैं, आपको इतने बेड की व्यवस्था रखनी है, वो उन्होंने किया। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पे किया। तो डायरेक्शंस के ऊपर भी तो सवाल, कहीं प्रश्न चिन्ह उन गाइडलाइंस के ऊपर में तो नहीं है। हाँ, प्रश्न चिन्ह जो है वो गाइडलाइंस के बाद दिए हुए खर्चे पे है। खर्चे जो हुए, जो खर्चों के वीडियोस बनाए गए, वो वीडियोस चारों जगह चलाए गए, पूरे सोशल मीडिया में हर किसी के फ़ोन पे आए, लोगों ने देखा, लोगों ने तारीफ़ें करी, लोगों ने प्रार्थनाएं करी, लोगों ने दुआएं करी, और एक हवा का झोंका आया और सब कुछ चला गया। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आप एक चीज़ को टैली कीजिए थोड़ा सा पहले कि बाकी की तुलना में नागपुर कंट्रोल रहा कोरोना में या नहीं रहा, क्योंकि हमको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर उस समय पे उन्होंने उस प्रकार के कड़े निर्णय नहीं लिए होते और कोरोना का जो ब्लास्ट बाद में जो हमारे यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, उस प्रकार का कोई ब्लास्ट अगर पहले हो जाता तो हम उन लोगों को कहाँ पे लगते। तो एनएमसी तैयार नहीं था, प्रिपरेशन में ही नहीं था एनएमसी। वो तो मानिए, शुक्र है कि हमारे को आयुक्त तुकाराम मुंडे जैसे मिले हुए थे, जिसके चलते कम से कम एनएमसी की इतनी तैयारी हो पाई। और आप जो पैसे का खर्चा बोल रहे हो, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एसडीआरएफ का फंडिंग का 1 रुपया भी उन्होंने इन चीज़ों में यूज नहीं किया। उन्होंने आपका जितना भी एसडीआरएफ का फंड था, वो पूरा फंड उन्होंने हॉस्पिटल जो क्रिएट हुए, महानगर पालिका के 5 हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल्स को क्रिएट करने में उन्होंने वो पैसा लगाया। ये सब जो चीजें, ये तो सीएसआर फंडिंग से ही उन्होंने क्रिएट कर दी, लोगों की मदद से क्रिएट हो गई ये सब चीजें, और उड़ भी गई। ये एक अलग बात। हाँ, ये उस चीज को जो क्रिएट करने के लिए जो बोला, मुझे एक चीज बताइए, जो एक एटमॉस्फेयर जो बना, वातावरण जो बना, या वेदर जो हुआ, वो वेदर के लिए तो अपन तुकाराम मुंडे को जवाबदार नहीं ठहरा सकते ना। नहीं, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, एक तरफ आप कहते हैं कि उनको पूरे पावर्स थे, वो अपना काम पूरी शिद्दत से कर रहे थे, इसलिए आप उनको फॉलो करते हैं, इसलिए आप उनका नाम लेते हैं। लेकिन वहीं पर जब आप ये भी कहते हैं कि एनएमसी तैयार नहीं था, हाँ, तो इसमें गलती किसकी है? क्योंकि 15 साल से सत्ता में कौन है महानगर पालिका में? तुकाराम मुंडे को आए हुए 7 महीने हुए थे, 7 महीने में उनका तबादला भी हो गया। तो आपका कहने का मतलब है कि जो सत्ता पक्ष पूरी तरह से विफल है, फेल हो चुका है। जो सत्ता में रहते हुए 15 साल में 2 हॉस्पिटल्स अगर शहर को नहीं दे पाए, आप उनसे उम्मीद करते हो कि वो कोरोना जैसे इतने बड़े एक एपिडेमिक के समय में नागपुर शहर की 35 लाख, 36 लाख, 40 लाख जनता को संभाल लेंगे? इनसे उम्मीद करें हम? क्या उम्मीद करनी चाहिए इनसे? जो लोगों ने 2 हॉस्पिटल और 2 स्कूल ढंग के ना दिए हो शहर की जनता को, इनसे हमने क्या उम्मीद करनी चाहिए? कॉर्पोरेटर तो आप भी हैं, आप भी तो 2 टर्म के कॉर्पोरेटर हैं, आपने क्यों नहीं हॉस्पिटल बनाने की बात रखी? एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं हॉस्पिटल्स बनाने का विषय जो आप बोल रहे हैं, मैं हॉस्पिटल्स नहीं, मैं जिस दिन उस चीज को एक अलग लेवल पे जाके सोचूं, एक अलग तरीके से जाके सोचूं, अलग पद पे जाके सोचूं, तो आप हॉस्पिटल्स बनाने की बात करते हो। मैं तो यहाँ तक की सोच रखता हूँ कि हर आदमी का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज फ्री में करवा सके। हम उस प्रकार की सोच रखने वाले और उस प्रकार की माइक्रो प्लानिंग करने वाले लोग हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि जो सत्ता पक्ष थे, जिन्होंने बहुत सारी तैयारियां कर लेनी थी, उन्होंने तैयारी नहीं करी, ऐसा कहना है आपका? बिल्कुल। और हॉस्पिटल्स की अगर बात करें
तो हॉस्पिटल्स में जाना, चिल्ला चिल्ली करना, बिल्स को लेके विरोध करना, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा वो काम कर रही है। लेकिन आप उस समय कर रहे थे जब सबसे ज़्यादा टेंशन था, सबसे ज़्यादा माहौल गर्म था, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें थी, बेड्स नहीं मिल रहे थे। आप बेड्स को लेकर भी लड़ाई करते हैं हॉस्पिटल्स में जाकर। बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुझे एक बात बताइए, अगर एपिडेमिक के समय में बेड्स लोगों को अवेलेबल नहीं हो रहे हैं और गलत जानकारियां अगर हॉस्पिटल्स किसी को देते हैं तो उन चीज़ों का विरोध हमने क्यों नहीं करना चाहिए। आज मुझे बताइए, कुछ हमारे यहाँ पे जो फोरम है वो फोरम्स ने कुछ बिल्स पुट अप किए, अगर हम गलत थे या हमने गलत आवाज़ें उठाई तो वो बिल्स बाद में कम कैसे हुए। वो एक एक बिल के ऊपर में 50-50 हज़ार रुपये हॉस्पिटल्स ने वापिस किए हैं। जिन बिलों की हम बात कर रहे हैं वो बिलों को जब हमने महानगर पालिका के उपायुक्त हमारे एडिशनल कमिश्नर जलज शर्मा जी के पास में रखा तो देखने को मिला कि 20% जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर में जो बेड्स है उसमें से 20% बेड्स प्राइवेट रेट में चलने हैं और 80% रेट्स कॉर्पोरेशन रेट में चलने हैं। अगर वो 80% को भी वो प्राइवेट रेट में चला देते हैं तो आपको नहीं लगता कि हॉस्पिटल्स जनता की लूट कर रहे हैं करके, और हमने इन चीज़ों को रोकना चाहिए। लेकिन आप अकेले क्यों दिखते हैं और तो कोई दिखता ही नहीं। देखिए, अब ये इसका तो चीज़ सीधे जो देखिए बात समझ में आती है वही समझ में आती है कि मतलब कोई भी काम अगर रहेगा नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड, शहर से रिलेटेड, तो कांग्रेस की तरफ से एक ही व्यक्ति हैं जो आके हर जगह आवाज़ करेंगे, चिल्ला चोट करेंगे, लोगों के बिल्स कम करवाएंगे, लोगों को सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाएंगे, धरने पे बैठ जाएंगे, कहीं हॉस्पिटल में सीढ़ियों में बैठ जाएंगे। वो कमलेश चौधरी हैं और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने गैर कानूनी तरीके से अगर कुछ करा है तो आप जानते हैं कि पिछले साल भर पहले सत्ता में भी यही लोग थे। अगर गैर कानूनी तरीके से किए होते तो हो सकता मुझ पे भी गुने रजिस्टर्ड होते, मैं भी किसी की तरह एक आधा जेल के किसी कोने में कोठरी में पड़ा होता। पर हर चीज़ का प्रमाण होता है, हर चीज़ का एक वैलिड कहीं ना कहीं एक रीज़न होता है, हर किसी का एक सबूत होता जी है। बिल्कुल। बिना सबूत के आप कैसे बोलते हैं कि विरोधी या सत्ता पक्ष इस तरह से काम कर रही है या उन्होंने इस किस्म के काम किए हैं या गलत काम किए हैं या एनएमसी ने साथ नहीं दिया या कोविड के टाइम पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स गई। आपके पास प्रूफ्स हैं क्या? बिल्कुल, इन चीज़ों के प्रूफ है ना। मुझे एक बात बताइए, 5 हॉस्पिटल कब क्रिएट हुए ये आप भी जानते हैं और पूरा शहर जानता है, बरोबर है। 1.5 करोड़ रुपए के टेंडर्स निकाल के नाग नदी का स्वच्छकरण का काम करने का प्रयास किया गया। शुक्र है कि हमारे माननीय सांसद साहब ने एक सपना देखा था कि नाग नदी के अंदर में नाव चलाया जाएगा करके, लेकिन उस चीज को अमल में लाने का अगर किसी ने प्रयास भी किया तो मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ कि वो माननीय हमारे पूर्व आयुक्त थे तुकाराम मुंडे, जिनके माध्यम से 55 लाख रुपए में नाग नदी को साफ करने का काम किया गया। ठीक है, भले उसमें नाव नहीं चल सकी क्योंकि उनका सिर्फ कार्यकाल 7 महीने का था, शायद अगर 2-3 साल का कार्यकाल होता तो शायद नाग नदी में नाव भी चलवा देते हो। तो इस प्रकार की जो भूमिका अगर कोई रखता है तो क्या ये गलत है? ये चीजों को करने में हॉस्पिटल्स उन्होंने क्रिएट किए, उनका बहुत अच्छा प्लानिंग था कि शहर को 5 सीबीएसई 5-6 सीबीएसई स्कूल्स दिए जाए जो दिल्ली पैटर्न से भी सुंदर हो, जिसको देख के नागपुर शहर में रहने वाला एक जो सामान्य आदमी है, एक जो छोटे वर्ग का आदमी है, जिसकी ताकत नहीं है कि 50-60 हजार रुपए साल के बेयर करके अपने बच्चे को एजुकेशन करा सके, वो नागपुर महानगर पालिका की सीबीएसई स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ा सके। क्या उनको हक अधिकार नहीं है पढ़ने लिखने का? हमको इन चीजों के बारे में भी विचार करना होगा। और अगर ये चीजें नहीं हुई है तो 15 साल से सत्ता में ये बैठे हुए हैं, इसके कर्णधार ये है, इनको इन चीजों के जवाब देने पड़ेंगे। तो इन्होंने तो काम किया भी है ना, ऐसी बात तो नहीं है कि काम नहीं किया। किन चीजों को काम बोलते हैं आप काम का, आपके काम के डेफिनेशन क्या है? क्योंकि उसका कारण है आपको, अगर आप सीमेंट रोडों को यदि काम बोलते हैं तो मैं इन चीजों को नहीं मानता, उसका एक रीजन है। आप मुझे बताइए, स्टेट हाईवे रोड है, सदर का जो सेंट्रल इवनी रोड है ना, वो छिंदवाड़ा को जाने वाला स्टेट हाईवे रोड है जी। और मैं बोल रहा हूं करके नहीं, आप जाके किसी लेबोरेटरी से किसी को बुलवाइए और वो रोड की थिकनेस को चेक कीजिए। स्टेट हाईवे का जो रोड है वो मात्र 6 इंची का रोड है। हमारे यहाँ शहर के अंदर में इंटरनल जो रोड बने हुए हैं उसको 1-1 फुट का कंक्रीट आपने कर दिया। क्या नियोजन था आपका? क्या प्लानिंग था आपके पास में? किसी प्रकार का कोई नियोजन नहीं। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया, पानी भरा शहर के अंदर में। पहली बार हमारे शहर के अंदर में ये चीजें देखने को मिली कि लोगों के घर के बर्तन और जितने उनके बेड्स के ऊपर के जितने भी सोने के सामान है वो सब पूरे पानी में तैर रहे हैं। आप जब तुकाराम मुंडे जी आखिरी दिन जा रहे थे, उन पे फूलों की वर्षा हुई उनके निवास स्थान पे, वहाँ पर आपने एक स्टेटमेंट दे दिया कि ये नागपुर का बहुत बड़ा नुकसान हो गया।
बिल्कुल, बिल्कुल नुकसान हुआ। नागपुर शहर की जनता का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और वो इसलिए नुकसान बोला जाएगा कि शायद, मुझे ऐसा लगता है, इतने आयुक्त आए, इतने आयुक्त गए, पहला आयुक्त हमारे यहाँ ऐसा देखने को मिला जिसके जिसके नाम को लेके चर्चा है। यानी आज उनको जा गए हुए भी 3 महीने हो गए, और बड़ी बात है कि आज हम लोग 3 महीने के बाद में भी उनके ऊपर में चर्चा कर रहे हैं, उनके ऊपर में बात कर रहे हैं। यही तुकाराम मुंडे की खासियत थी कि हमको उसके ऊपर में चर्चा करनी पड़ रही है। लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो जिस वक्त लोगों को राशन पहुंचाया जा रहा था, लोग काम नहीं कर पा रहे थे, जिनके पास पैसे नहीं थे अनाज खरीदने के, उनको या अनाज पहुंचाया जा रहा था या किचन, जो कम्युनिटी किचन से उनसे खाना पहुंचाया जा रहा था। कांग्रेस के दो ही सबसे नेताओं का सबसे ज़्यादा चर्चा था। एक तरफ आपका नाम चल रहा था, एक तरफ अतुल लोंढे जी का नाम चल रहा था। बीजेपी के सभी जितने भी कॉरपोरेटर्स थे वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लोगों को सब कुछ अपने एरियाज़ में अनाज बांट रहे थे, खाना बांट रहे थे। तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं गई। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप बोल रहे हैं कि कम्युनिटी किचन चालू हुआ। कम्युनिटी किचन चालू होने की डेट आपको याद है क्या? आप बताएं। मैं आपको बता देता हूँ कि कम्युनिटी किचन जो चालू हुआ वो अप्रैल महीने, जून महीने के बाद शुरू हुआ। जून महीने के बाद कम्युनिटी किचन शुरू हुए। जून महीने तक जो अचानक लगा हुआ जो लॉकडाउन था, मार्च महीने में जो लॉकडाउन लगा, वो मार्च महीने के अचानक लगने वाले लॉकडाउन ने मध्यम वर्गीय आदमी की कमर तोड़ के रख दी थी। रोड के ऊपर में जब हम लोग खाना बांटने के लिए या खाना पहुंचाने के लिए निकलते थे ना, तो आप यकीन मानिए एक आदमी रास्ते पे नहीं दिखता था, एक आदमी। और पहला परमिशन, विद परमिशन बोलना चाहूंगा मैं आपको, विद परमिशन, विदाउट परमिशन कहीं पे भी नहीं। परमिशन नागपुर महानगर पालिका से अनाज बांटने का पहला परमिशन अगर किसी ने निकाला होगा तो वो मैं था। यानी 21 मार्च को लॉकडाउन लगा और 23 मार्च से हम लोगों ने एक में एक की मदद लेकर लोगों को मदद करनी शुरू की। तो उस समय में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ये एक सेकेंडरी फैक्टर था। सबसे बड़ी चीज थी कि इंसानियत, हमारी जवाबदारी है ये। हमको लोगों ने प्रतिनिधित्व के लिए चुना है, और अगर हम रिप्रेजेंटेटिव है तो हमारे क्षेत्र के प्रति हमारी कोई तो जवाबदारी होनी चाहिए। अगर किसी ने किया है तो किसी ने एहसान नहीं किया, ना कमलेश चौधरी ने अगर किया तो किसी पे एहसान किया है। इंसानियत के चलते जिस जगह पे हम बैठे हुए एक प्रतिनिधित्व, एक रिप्रेजेंटेटिव करके अगर हमको लोगों ने इलेक्टेड किया है, तो यह हमारी जवाबदेही बनती है कि हमने हर हालत में उनको संभालने का प्रयास करना चाहिए। गडकरी साहब अभी 2 टर्म से हैं, इसके पहले तो कांग्रेस के नेता थे, है ना। आपने कभी कोई थाली गरीबों के लिए ये कुछ आपने नियोजित कभी नहीं करी, आयोजित आपने कभी नहीं करी? उन्होंने करी। उन्होंने इस लॉकडाउन में लोगों को वो थालियाँ पहुँचाई भी। जिस किस्म के पैकेट्स उनके कम्युनिटी किचन से बने और बीजेपी के कम्युनिटी किचन से बनकर लोगों तक पहुंचे, वो सराहनीय है। आपने उसकी बात को सराहना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं दिखे। क्या आप इसको मानते नहीं हैं? मतलब क्या लगेगा मानने के लिए? मैं आपको एक चीज बता देता हूँ जी। कि कम्युनिटी किचन जी। जो चलाया गया, ये आपका बोलना थोड़ा सा, मैं आपको इस चीज के लिए बताना चाहूंगा कि कम्युनिटी किचन के माध्यम से या नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से ऑलरेडी कांग्रेस के भी बहुत सारे लोगों ने इस काम को किया है। और ये मैं दावे के साथ आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको अगर इन चीज़ों को जानना है तो आप जयताड़ा जैसे क्षेत्र में जाके देखिए, प्रफुल्ल गुर्दे जी वहाँ लगे हुए थे। आप नंदन वन में जाके देखिए, तानाजी वन में वहाँ पे लगे हुए थे। आप पश्चिम नागपुर में आके देखिए तो हमारे जैसे लोग लगे हुए थे। ये आप ही का बोलना है, मुझे तो नहीं पता कि मैं कुछ काम कर रहा था करके, पर आपके माध्यम से मुझे पता लगा कि हाँ, हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया। हमारा इसके अंदर में कभी भी इंटेंशन ये नहीं रहा कि हमने किसी चीज को लेके किसी प्रिंट आउट किया हो या किसी पॉलिथीन के ऊपर में प्रिंट किया है या किसी खाने के फूड पैकेट के ऊपर में प्रिंट किया हुआ है। हमको पार्टी प्रचार नहीं चाहिए था। इसलिए आपको इस चीज में थोड़ा सा मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप यहाँ पे थोड़े से चूक गए, क्योंकि हम लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई पार्टी प्रचार नहीं किया। मुझे यकीन मानिए, जितनी भी जगह पे हम लोगों ने 3-4 महीने जो भी खाना पहुंचाने का प्रयास किया, ये एक इंसानियत के चलते। खेती बचेंगी तो खेती कर लेंगे। जब खेती में कुछ चीज नहीं बचेगा तो खेती कहाँ करेंगे? बंजर खेत में। तो लोगों को बचाना हमारा प्राधान्य था, लोगों की किसी भी प्रकार से सेवा हो, ये मेरा प्राधान्य था, और मैंने उस चीज पे काम किया है। आपका जो हॉस्पिटल्स को लेके जो मुद्दा था, जहाँ पर बिल्स कम कराने की बात थी, आपको क्या लगा? क्या एनएमसी अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रही थी? एनएमसी तक हर आदमी नहीं पहुंच पा रहा था। एनएमसी तक हर व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहे थे। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
हॉस्पिटल्स को पेनल्टी करने का काम कौन से आयुक्त ने किया था? माननीय तुकाराम मुंडे जी ने। जी। उसके बाद से क्या हॉस्पिटल्स पूरे सही हो गए? लेकिन वो सिर्फ उनका डिसीजन तो नहीं था ना, जो बड़े लोग बड़े चेयर्स में बैठे थे, ना, ना, हमारे बिल्कुल नहीं। सजेशंस तो मेयर साहब की तरफ से भी ना आए ना थे। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जग जाहिर है कि कभी भी मेयर साहब की कमिश्नर साहब ने आलोचना ही, यानी कमिश्नर साहब की आलोचना ही की है। जो पूर्व कमिश्नर थे उनकी आलोचना ही की है कि मेयर साहब ने। उनका कभी भी इस प्रकार का कोई बॉन्डिंग्स उन लोगों के बीच में नहीं बना। और आप यकीन मानिए, मुंडे साहब उस प्रकार के व्यक्ति ही नहीं है, या थे अपने यहाँ जो कमिश्नर थे, कि वो किसी के बातों में बरगलाने में आ जाए। वो इस प्रकार के व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं थे। इसलिए उनको किसी के दबाव में या किसी के ऊपर में हमने प्रेशर करके काम करवा लिया, इस प्रकार के व्यक्ति वो बिल्कुल नहीं थे। तो इसीलिए उन्होंने काम किया या ज्यादा काम किया? उन्होंने बाकी की तुलना में बहुत बेहतर काम किया। तो वो बेहतर काम करना उनका काम था, या फिर उन्होंने आगे बढ़कर और भी ज्यादा काम किया? नहीं, बिल्कुल उनका एपिडेमिक के समय में वो उनका काम था और उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी को तो निभाया। अगर उन्होंने अपना काम किया है तो उस बात को लेके तो शहर उनकी सराहना करता ही है। लेकिन आप एक पॉलिटिकल लीडर बनकर जब बाहर जाते हैं और बोलते हैं कि तुकाराम मुंडे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो क्या बाकी जो लोग थे क्या वो उनका साथ नहीं दे रहे थे? यही तो सबसे बड़ा दिक्कत था। मैं खुले मंच के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शहर ने देखा है कि हर नेता ने उनका पूरी तरह से विरोध करने का काम किया। आप यकीन मानिए कि आज इतने लोग हमारे यहाँ पे जाने के बाद में, यानी जो एक जो एपिडेमिक के समय में जो 5 दिन का एक सदन चलाने का प्रयास भट्ट सभागृह में किया गया, उसके बाद से जो आंकड़ों का जो ब्लास्ट हुआ, क्योंकि हमने प्रशासकीय जो प्रशासन था उसको हमने 5 दिन तक एक ही जगह पे जुटा के रखा, उनको एक ही जगह पे लगा के रखा। आपने कभी देखा है कि कोई नागपुर महानगर पालिका का सदन कभी 5-5 दिन चला है? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था सदन में बैठने के बाद कि मानो मैं विधायक हो चुका हूं और मैं शीत सत्र का आनंद ले रहा हूं। इस प्रकार से इस सदन को चलाने का प्रयास किया गया। लोगों की किसी भी प्रकार की कोई चिंता फिक्र सत्ता पक्ष को नहीं थी, और सत्ता पक्ष को अगर फिक्र चिंता इन चीजों की होती तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से 5 दिन सदन चला के 5 दिन के सदन का आउटपुट क्या था, रिजल्ट क्या था। एक व्यक्ति 4-4, 5-5 घंटे किसी एक व्यक्ति के ऊपर में आरोप करे, इसलिए हम 5 दिन सदन चलाना चाहते हैं। अखबार कहते हैं, मैं नहीं कहता, ये मेरी राय नहीं है। तो बिलाल अहमद जी देख रहे हैं, कहते हैं मैं बायस हो रहा हूँ। मैं बायस बिल्कुल नहीं हो रहा हूँ, मैं अपने सवाल रख रहा हूँ और ये जनता के सवाल हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किए हैं पर्सनल लेवल पे। तो मैं कमलेश जी आपसे पूछ रहा हूँ, निवेदन है कि आप नाराज ना हो, ठीक है? तो मैं ये अखबार कहते हैं, ये मैं नहीं कहता, लेकिन अखबार कहते हैं कि जब किसी का रवैया बराबर ना हो, जब किसी का बिहेवियर बराबर ना हो, जब कोई बहुत अपनी बात पे अड़ा रहे या एडमेंट रहे और वो अपने साथ में रहने वाले, जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, उनकी न सुने, तब कहीं ना कहीं एक बाधा आती है। आप समझ रहे हैं मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ? तो माई वे और हाईवे, ये जो आप ऑप्शन देते हैं, ये वो भी तुकाराम मुंडे जी भी शायद अखबारों के हिसाब से वो वही ऑप्शन देते थे कि या मेरी सुनिए या मैं चलता हूँ। और ये कमलेश चौधरी ने भी हमेशा अपने कामों में दिखाया है कि अगर मेरी सुनिए नहीं तो मैं तो अपनी पार्टी की भी नहीं सुनता, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही है। मुझे बताइए, ये एटीट्यूड सही है क्या? मुझे एक चीज़ बताइए, हम लोगों का या मेरा ये एटीट्यूड किन चीज़ों को लेकर है? पब्लिक के फेवर में ही है ना, पब्लिक को लेकर ही है ना। ये तो सबका, जो बाकी जो नेता चुने गए वो भी तो पब्लिक ही रिप्रेजेंटेटिव्स है ना। पब्लिक के लिए इस प्रकार की भूमिका लेना, हम भी तो यही चाहते हैं कि वो पब्लिक के लिए इस प्रकार की भूमिका रखनी चाहिए। उन लोगों ने पब्लिक के बीच में आके अपनी बात को सीधे तरीके से क्यों नहीं रखते? अपनी बातों को सीधे तरीके से रखना आना चाहिए ना। लोगों के बीच में अपनी बात को सीधे तरीके से आप रखिए और लोगों के काम कीजिए। लोगों ने आपको काम करने के लिए इलेक्टेड किया हुआ है। अगर आप उसमें किसी प्रकार का एक अलग प्रकार का हथकंडा अपना के किसी काम करने वाले व्यक्ति को इफेक्टेड करके अगर उसके कामों को रोकने का प्रयास आप करते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर रहे हैं, ऐसा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहूँगा। क्योंकि ये सत्ता पक्ष के काफ़ी लोगों का ये नेचर रहा है कि जितने भी विरोधी पक्ष के लोग काम करते हैं उनके कामों को, उनके विकास कार्यों को किस प्रकार से बाधित किया जाए, उनके कामों को किस प्रकार से रोका जाए, उनके मोमेंटम को किस प्रकार से ब्रेक किया जाए। ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंदर में हमको इन सब चीज़ों को फेस करने की आदत डालनी पड़ेगी। कई साल पहले
टी चंद्रशेखर आए थे नागपुर में, हाँ। और टी चंद्रशेखर साहब के काम को लेकर भी बहुत सारे कॉरपोरेटर्स ने बहुत आलोचना की, बहुत सारे सवाल उठाए, उनके काम करने के तरीके पे सवाल उठाए। उसके बाद कई सालों बाद तुकाराम मुंडे जी आए और उनके काम के तरीके पे भी बहुत सारे सवाल उठाए गए। आप एकमात्र, मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि शुरुआती आपसे हुई थी, उसके बाद फिर वो कहते हैं ना कि मैं चलता रहा और कारवां बनता गया। आपने शुरुआत करी और उसके बाद फिर कई सारे लोग आपके साथ जुड़ते गए। लेकिन जो नागपुर की जो उस वक्त की ज़रूरत थी, नंबर्स खतरनाक लेवल पे बढ़ रहे थे, मौतें बहुत ज़्यादा हो रही थी। कहते हैं 2020 किसी के सपने ले गया, किसी के अपने ले गया, किसी की शादी नहीं हो पाई, किसी का ब्याह नहीं हो पाया, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी के घर में जवान लड़का मर गया, किसी की माँ चली गई, किसी के पिता चले गए। दुख है इस बात का दुख है। और एक बहुत बड़े हादसे से हमारा देश, पूरा देश गुजरा। शहर ही नहीं, पूरे देश ने इस चीज़ को भुगता है। और आप यकीन मानिए कि ये जो एक सिचुएशन हम लोगों के सामने है, इस सिचुएशन में हम सभी लोगों को पार्टी, दल, पक्ष, विपक्ष, ये सब चीज़ें साइड में रख के लोक हित के लिए काम करने की ज़रूरत थी। दुख इसी बात का है कि किसी ने भी इन चीज़ों के बारे में सोचने का प्रयास तक नहीं किया। जिन्होंने प्रयास किया, आपको उनके साथ भी प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे जो एनजीओज जिन्होंने अपने हाँ, एनजीओज ने मिलकर जो पूरा का पूरा काम किया, आपने अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो सोशल प्लेटफॉर्म पे इस बात पे सराहना की है कि कई सारे सोशल वर्कर्स जो हैं वो आगे बढ़कर लोगों की, जो जितने भी श्रमिक थे, जब वो गुजर रहे थे शहर से, तब उनको खाना खिलाया, उनके लिए गाड़ियाँ अरेंज करी, उनके लिए पानी की व्यवस्था करी, उनके लिए सैनिटाइजेशन, उनके लिए मास्क की अवेलेबिलिटी, ये सब एनजीओज ने मिलकर किया है। टुगेदर वी कैन जो स्थापित हुआ, उसमें सब एनजीओज ने मिलकर जो काम किया, वो सराहनीय आपके लिए नहीं है? बिल्कुल है, सराहनीय है। मैं आपको इसके पहले भी क्या बोला कि तुकाराम मुंडे जी को जो फेवर किया गया, वो ऐसे ही एनजीओज ने किया। जो पैसा मैंने आपको बताया कि एसडीआरएफ का फंड अगर हॉस्पिटल्स के लिए यूज हुआ, तो आप यकीन मानिए कि शहर को संभालने का काम अगर संस्थाओं ने और इस प्रकार के जो सोशल वर्कर्स लोग थे, इन लोगों ने यदि किया, मेरा एक ही सवाल बारंबार है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कर रहे थे? हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव लोग थे, ये रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कर रहे थे? इन लोगों का कोई काम नहीं था। जो लोकल लेवल पे हम लोगों ने जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड किए, वो किसी भी दल के हो, उनकी जवाबदेही बनती है। हम अगर 60-60 हज़ार लोगों के बीच में चुन के आते हैं, तो हमारा काम बनता है कि किस आदमी के पास में किस प्रकार की, ये पहली बार हमारे यहाँ ये प्रकार के एपिडेमिक आया, तो इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना शहर को पहली बार करना पड़ा। आप वहीं तो कह रहे हैं कि अगर तैयारी नहीं थी, क्योंकि पहली बार ये सब चीज़ें हुई, किसी को पता नहीं था कि कैसे चीज़ें मैनेज करना, सब वक्त के साथ एक तरफ सीख भी रहे थे और कर भी रहे थे काम। मानते हैं इस बात को? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि शुरुआत का जो काल था, उसमें सब डरे हुए थे। जी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति भी डर के घर में बैठ जाए, तो आम पब्लिक ने आशा और अपेक्षा किससे करनी चाहिए? कमलेश चौधरी जी, पता है आपको आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कोई भी कॉरपोरेटर ने बराबर काम नहीं किया। ये स्पष्ट शब्दों में आप कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस चीज को खुले तौर पे बोलना चाहूंगा कि अगर काम करने के बारे में किसी ने नहीं सोचा, तो उसने अपनी जवाबदेही से मुंह फेरा है, उसने अपनी जवाबदारी से भागने का प्रयास किया है। और मेरी बात उस आदमी को बुरी लगेगी जिसने इस एपिडेमिक के समय में काम करने का प्रयास नहीं किया होगा। अगर किसी ने काम किया है, तो बिल्कुल उसने कोई, यानी मैंने क्या बोला आपको कि मैंने अगर लोगों के लिए काम किया, तो मैंने कोई एहसान नहीं किया लोगों के ऊपर में, वो मेरा काम है, मुझे करना चाहिए। और अगर किसी ने नहीं किया है, तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी जवाबदारियों से भाग रहे हैं। मुझे एक और बात बताएं कि आप जिस किस्म का आप काम करते हैं, जिस किस्म का आपकी नाराज़गी रहती है, चेहरे पे मुस्कान मत दिखाइए, बिकॉज आपके उसके अंदर क्योंकि आप गुस्सा बहुत करते हैं, ये आम लोग भी कहते हैं। नहीं, आपकी प्रॉब्लम बजट से भी है। अब एनएमसी का बजट तैयार है, अब आपको उससे भी दिक्कत है। बजट से दिक्कत क्यों नहीं होनी चाहिए, मुझे बताइए। अगर बजट के अंदर में कुछ खामियां हैं, तो उन चीज़ों का विरोध हमने क्यों नहीं करना चाहिए? आप तो उस मीटिंग का हिस्सा भी नहीं थे। हाँ, मैं आपको बता देना चाहूँगा ना, लेकिन बजट की बुक को मैंने पढ़ा है, इसीलिए मैं उस चीज़ का हिस्सा नहीं था। क्या क्या चीज़ें आपके हिसाब से उसकी? एक्चुअल में उसमें यह किया गया है कि जो बजट तैयार किया गया है, उस बजट के अंदर में मात्र जो काम को प्रपोज किया गया है, जो काम को डिस्प्ले किया गया है, वो काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो नगर सेवक है, उनके कामों को डिस्प्ले करके उनके सामने में उनका जो डेस्टिनेशन है, जैसा हम लोग ABC में चुन के आए हुए हैं, तो जो मेंबर है, उन लोगों ने जिस काम को प्रपोज किया है, उनके सामने ए में अगर वो एक कैटेगरी में अगर वो कॉर्पोरेटर बना हुआ है, तो उसके सामने ए लिखा हुआ है, बी कैटेगरी में लिखा है तो बी बना हुआ है। और उसी प्रकार विपक्ष का कोई भी दल
का कोई भी नगर सेवक होगा तो उसके सामने सिर्फ प्रभाग नंबर डाल के उसको छोड़ दिया गया है। तो ये जो चीजें है ये टेक्निकल चीजें हैं, इन चीजों को हमको समझना पड़ेगा कि ये किस प्रकार से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये कहीं पे भी नहीं चाहते हैं कि सत्ता पक्ष को छोड़ के या सत्ता पक्ष के नगर सेवकों को छोड़ के किसी भी आदमी को काम का क्रेडिट जाए, जो चीजें ठीक नहीं है। क्योंकि अगर वो इलेक्टेड होके आए हुए हैं तो यहाँ पे कोई भी आदमी नॉमिनेटेड तो आया नहीं है, सभी लोग पब्लिक ने रिप्रेजेंटेटिव करके इलेक्टेड किए हुए हैं। हमारे जैसे जो लोग हैं, हम लोग जहाँ से इलेक्टेड हुए वहां पे 3 बीजेपी के लोग हैं, लेकिन वो तीनों के भी वोट मेरे से वोट ऑफ यानी काउंटिंग में वो मेरे से पीछे है। तो ये जो सिचुएशन है हमको वहां पे समझना पड़ेगा कि किस आदमी का क्या प्रभाव है, और उस प्रभाव के हिसाब से अगर हम उस आदमी को कहीं ना कहीं डमी करने का यदि काम कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो ये एनएमसी का जो पूरा का पूरा बजट है ये पूरा का पूरा डमी है? डमी बजट है, इसको कहीं पे भी बजट नहीं बोला जाएगा। इसको सिर्फ एक ये बोला जाएगा कि ये जो बजट बनाया गया है, ये बजट एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार क्या हुआ, एक बनिया घूम रहा था किसी समुंदर के किनारे, और वहाँ पे एक पंडित जी उनको मिल गए। तो एकदम बनिया के दिमाग में आया कि मुझे आज पूजा करनी है। तो पंडित जी को बोला, पंडित जी पूजा करनी है, तो बोले क्या करना है? तो बोले हवन करना है। बोले 4000 रुपये खर्चा लगेगा। तो उन्होंने बोला नहीं, थोड़ा इसको शॉर्टकट में कीजिए, क्योंकि बनिया प्रवृत्ति का आदमी था। पंडित जी ने बोला चलो 2000 रुपये में कर दूंगा। नहीं, इसको और शॉर्टकट कीजिए। 1000 रुपये में कर दूंगा। नहीं, इसको और शॉर्टकट कीजिए। तो पंडित जी ने बोला कि मैं यही रेत में गड्ढा खोदता हूँ, मैं स्वाहा स्वाहा करके अपने मंत्र पढ़ना शुरू करता रहा, खाली हाथ से हवन डालना शुरू कीजिए। उन्होंने बोला कि ठीक है, ये सबसे बेहतर तरीका है, मैं 501 रुपये आपको दूंगा। उन्होंने वही गड्ढा खुदा हवन करना शुरू किया। ठीक। तो हवन करना शुरू करने के बाद जब वो खाली हाथ से हवन डालने लगा बनिया, कुछ देर के बाद पूजा में इतना लीन हो गया कि वो ये भूल गया कि मैं खाली हाथ से हवन डाल रहा हूँ। उसको ऐसा लगा कि मैंने हवन कुंड में हवन ज्यादा डाल दिया है। वो हवन कुंड से हवन निकालने के लिए जब उसने हाथ डाला तो भगवान ने अंदर से हाथ पकड़ लिया और बोले अबे दे तो कुछ रहा नहीं, निकालने के चक्कर में लगा। ऐसा ये बजट है कि दिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ निकालने का प्रयास किया गया है। वन टाइम सेटलमेंट क्या है ये? आज एपिडेमिक के समय में लोगों के पास में खाने को पैसा नहीं है, आप ये कौन सा नया वन टाइम सेटलमेंट लेके आए? वन टाइम सेटलमेंट बता के आप लोगों को लालच बता के लोगों के जेब पर पैसा निकालना चाहते हैं। तो क्या न ले? शहर को जरूरत, बाकी जरूरतें भी तो हैं। एनएमसी में काम करने वाले अधिकारियों की सैलरीज भी हैं। बिल्कुल। मुझे एक चीज बताइए, फिर तुकाराम मुंडे के रहते हुए इन लोगों ने क्यों इस प्रकार के नारे लगाए कि पानी के बिल के अंदर में कटौती की जाए, पानी के बिल में कमी की जाए? फिर कहीं पे ये चिल्लाते हैं कि बिजली के बिल में कटौती की जाए, बिजली का बिल माफ किया जाए। तो क्या वहां पे जरूरत नहीं है? जरूरत सब जगह है। तो ये चीजें हमको समझना पड़ेगा, हमको प्रायोरिटी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। हमारे को चिल्लाने के हिसाब से हम लोग काम नहीं कर सकते। आज मुझे बताइए, सीमेंट रोड हमारी प्रायोरिटी है, स्कूल्स कॉलेज हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हम उन सब चीजों को छोड़ के सीमेंट रोडों के बारे में बात करते बैठे हुए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है? अच्छी बात। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुझे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जिसकी लोगों को जरूरत है। आज लोगों के पास में खाने के लिए पैसा नहीं है, और ऐसी स्थिति में अगर कोई आदमी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है तो उन्हें कहाँ जाना चाहिए? आप बताइए मुझे। तो आपने नो स्कूल नो फीस का भी तो सपोर्ट नहीं किया? वेदर पेरेंट्स एसोसिएशन के संदीप अग्रवाल पूछते रहेगा कि सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल, आप पूछिए उनको फोन करके, मेरा लेटर उनके पास है या नहीं है। आप कौन सी स्कूल में गए फीस माफ करवाने के लिए? अगर वो मुझे बुलाते तो मैं हर नारे में जरूर जाता, हर स्कूल में जरूर जाता। ठीक है, ठीक है। आप ऑन कैमरा कह रहे हैं तो ये आई एम श्योर, मैं इस बात पे मेरा पूरा विश्वास है। बिल्कुल, मैंने संदीप अग्रवाल जी से मेरी चर्चा हुई थी, वो घर पर आए भी थे, मैंने उनको सपोर्ट भी किया। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, उनके पास में मेरे फोटोग्राफ्स भी होंगे। मैंने उनको लेटर भी, मेरे समर्थन का उन्होंने मांगा, मैंने उनको लेटर भी प्रोवाइड किया। यानी मेरे से जो भी चीजें जहाँ पब्लिक हित में मेरे को जो लगेगा कि जो पब्लिक के लिए ठीक है, मैं निश्चित रूप से आप मुझे वहाँ पाऊंगा। आपको क्या लगता है कि शहर में कौन सी चीज़ों की कमी है जो वाकई निश्चित तौर पर आपको ऐसा लगता है कि कमी रह गई इस सत्ता पक्ष की तरफ से नागपुर महानगर पालिका में? मेडिकल सबसे बड़ी चीज़ है। ये जो एपिडेमिक था इसने हमको एक चीज़ सिखाया है। आज जैसा कि अभी आपने बताया कि कई लोगों को खो दिया लोगों ने, और ये बात सच है कि लोगों ने जब खोया, और हम सालों से, नागपुर महानगर पालिका सालों से लोगों से टैक्स के नाम पे, पानी के बिल के नाम पे वसूली किए जा रहे हैं। एक तरफ हम हॉकर्स से भी पैसा लेते हैं और उन पे हॉकर्स पे कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन हम हॉकर्स जोन डेवलप करने के बारे में नहीं सोचते। हम कहीं ना कहीं दूध वालों के जानवर
कोंडवाड़े में कोंडने का काम करते हैं, लेकिन हम उनको कैटल फार्म बनाने के देने की स्थिति में कहीं पे भी नहीं है। नंदीग्राम योजना हमारे पास वैसी पेंडिंग पड़ी हुई है। उनको हम पैसे वसूली उनसे पूरी करते हैं, लेकिन हम उनके हक की चीज उनको नहीं दे रहे। ये हमको समझने की जरूरत है। तो आज ये भी तो समझने की ज़रूरत है कि आए दिन नागपुर महानगर पालिका ये कहती है कि पैसे नहीं है। पैसा अगर नहीं है, आप बताइए मुझे। सीमेंट रोड, मैंने इसीलिए बोला सीमेंट रोड प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। जहां पे रोड है उसको, रोड को खोद के आप सीमेंट रोड डाल दोगे, ये विकास हो गया। तो विकास की आपकी परिभाषा क्या है? विकास का मतलब यह है कि लोगों के लिए विकास होता है। लोगों को हटा के विकास नहीं होता, उसको विनाश बोला जाता है। ये हमको समझना पड़ेगा कि लोगों को हटा के सिर्फ विनाश होता है। विकास किसके लिए कर रहे हैं हम? लोगों के लिए ना जी। तो लोग रहने चाहिए ना। हम तो लोगों को हटा के विकास करने की भूमिका में लगे हुए। आप जाइए महल के अंदर में, देखिए कितने लोगों के घर तोड़ दिए गए केलीबाग रोड के नाम पे। पर नागपुर के रास्ते अच्छे भी तो हो गए। रास्ते तो मुझे बताइए, टी चंद्रशेखर जी की देन है। उन्होंने कितने रास्ते बना कर गए? क्या वो रास्ते खराब थे? तो सीमेंट रोड की जरूरत नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि सीमेंट रोड के अलावा उस पैसे को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूज करना चाहिए था। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर उस पैसे को यूज किया गया होता तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्कूल्स के अंदर में, हॉस्पिटल्स के अंदर में, लोगों के मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर में, हॉकर्स जोन के ऊपर में, हमने कैटल फार्म के ऊपर में, इन चीजों के बारे में हमको विचार करने की जरूरत है। इससे लोग पीड़ित है। पिछले 10 साल से ही नागपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बीजेपी के नेता हैं, उसके पहले कांग्रेस के नेता थे। क्या उस समय मेडिकल की हालत बहुत अच्छी थी? देखिए 10 साल पहले, 15 साल पहले जो चीज़ें थी वो निश्चित ही रूप से उस समय में भी कंडीशंस उस प्रकार की नहीं थी। अगर किसी ने इन चीज़ों को नहीं सोचा है तो निश्चित ही रूप से लोगों ने उनको उनकी जगह दिखाई है। लोगों ने उनको उनकी जगह दिखाई है ना। मुझे बताइए, जब गडकरी साहब ने चुनाव लड़े जी, तो गडकरी साहब का जो मार्जिन था वो कोई 2-5 हज़ार का मार्जिन नहीं था। हम कहीं ना कहीं विफल रहे, तब जाके लोगों ने इनको सफलता की पूंजी पे पहुंचाया जी। तो जब सफलता के एक पूंज पे आप पहुंच चुके हो तो उसके बाद में आप भी वही करोगे जो इन्होंने किया। नागपुर में अच्छी हेल्थ सर्विसेज देने में हमेशा नागपुर के नेता असफल क्यों हो जाते हैं? मैं आपको, अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं तो मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। इनके पास में माइक्रो प्लानिंग इस चीज का बिल्कुल नहीं है। उसका कारण ये है, आप विधानसभा इलेक्शंस के पहले हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, नवभारत न्यूज़पेपर ने लिया था। बहुत अच्छा शो हुआ था वो। उसमें मैंने मेरा वीडियो, मैंने इस बात को रखा हुआ है। मुझे नहीं पता था उस समय में कि साल भर के बाद में कोई कोरोना नाम का वायरस आने वाला है और जिससे हम सब लोग पीड़ित होने वाले हैं। पर आप यकीन मानिए, मेरे फेसबुक आईडी पे जाके आप जब उस वीडियो को आप अगर पूरी तरह से जब सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत दूरदृष्टि से मैंने उस भाषण में उस बात को रखा था कि हमको जो विधानसभा के जो हमारे सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स जाते हैं, हम लोगों का काम बनता है कि बाकी की जो चीजें, बाकी का जो डेवलपमेंट है वो एक बार के लिए अगर आगे पीछे हो जाए तो चलेगा, पर मेडिकल फैसिलिटी हम किस प्रकार से दे पाए, इन चीजों के बारे में हमको विचार करने की जरूरत है। और वो निश्चित रूप से उस पर बहुत प्लानिंग अच्छे से हो सकता है। उस चीज पे प्रैक्टिकली प्लानिंग किया जा सकता है। शशांक गट्टेवार हमारे व्यूअर हैं, वो आपको देख रहे हैं। वो पूछते हैं कि आप फटाला एरिया के कॉरपोरेटर हैं, यू लिव इन फटाला ऑल्सो, फिर भी वहाँ पर जगह जगह अतिक्रमण है, जनता को कितनी दिक्कत होती है, कभी आपने उसके बारे में सोचा? फुटाला के ऊपर में किस प्रकार का अतिक्रमण है, इन चीजों को थोड़ा सा पहले मुझे समझा के बताइए, फिर मैं आपको उस चीज का डेफिनेशन। जो लाइन से ठेले लगते हैं। जी बिल्कुल, मैंने आपको इसके पहले भी अभी क्या बोला, जब नागपुर महानगर पालिका इन लोगों से हॉकर्स के रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसा लेती है तो हॉकर्स जोन जो जिस जगह पे है वहां डेवलप करके देने की जवाबदारी किसकी है? और अगर नहीं करके देती है तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है कि जब तक उनको हॉकर्स जोन डेवलप करके नहीं दिए जा सकते तब तक उनको हटाया ना जाए। ऐसे जीआर है, ऑन पेपर है। तो इस प्रकार की अगर कोई चीजें है और उन गरीबों को अगर कोई हटाने का प्रयास करता है और मैं उन चीजों को जाके उनका हक, उनकी बात, उनके कायदे अगर उनको समझा कर बताता हूं तो ये क्या गलत है? ये बताइए आप करना क्या चाहते हैं, आपका एजेंडा क्या है? मेरा बोलना यह है कि शहर एक अच्छी प्रगति करे, सब चीजें सुचारू रूप से हो, हर चीज का माइक्रो प्लानिंग के साथ में काम किया जाए। काम ये नहीं होता है, आप समझ लीजिए कि OCW को हमने ठेका दे दिया, जहाँ पे लाइन डली हुई है वहां वापस खुदाई करना शुरू है। ये काम नहीं हुआ। हमको ये प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कहाँ पे किस चीज की जरूरत है। रोड आप बनाने की बात कर रहे हैं, आप रोड लाके सीमेंट रोड आप धर्मपेट में बनाते, धर्मपेट में सीमेंट रोड की जरूरत है?
सिविल लाइंस में सीमेंट रोड की जरूरत है। कौन से हैवी व्हीकल्स वहां से चलने वाले हैं? डामर रोड बुरे थे 20-20, 25-25, 30-30 साल के। आप नारा नारी, दाभा, यशोधरा नगर, आपका नंदनवन के आगे का जो एरिया है भांडेवाड़ी, यहाँ के जो जो बैकवर्ड एरिया है, इनके बारे में आपका क्या प्लानिंग है? हम उनके बारे में कुछ सोचने को तैयार नहीं है। हमारा उनके बारे में किसी प्रकार का कोई व्यू नहीं है। हमको सिर्फ हम जो चीज को देख रहे हैं, हम उतनी बातें करने के बारे में अगर सोचेंगे तो गलत नहीं होगा। तो सीमेंट रोड एक रॉन्ग डिसीजन है। रॉन्ग डिसीजन है। और आप देखिए सीमेंट रोड को जो बनाया भी गया वो टेक्निकल तरीके से पूरी तरह से फेलियर है, टेक्निकली फेलियर है। अब आप कहेंगे मेट्रो भी एक गलत डिसीजन है। बिल्कुल, वो तो है, जो है वो है। उस चीज में मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? मुझे बताइए, मेट्रो में शहर आपने कितने बार सफर किया है? नहीं, मैंने नहीं किया, लेकिन आपको नहीं लगता आने वाले दिनों में जब शहर में एक बड़ा तबका काम करने के लिए एक कोने से दूसरे कोने जाएगा, शहर में वैसे भी ट्रैफिक सुबह आजकल इतना ज़्यादा हो गया है, शाम को इतना ज़्यादा हो गया है कि गाड़ी रखने की भी जगह जब नहीं है तो गाड़ी चलाने की जगह कहाँ पे होगी? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, वर्धा रोड से लेके अगर आपको कामठी रोड आना है तो आपको कितने मिनट लगेंगे? देखिए, डिपेंड करता है। अगर मैं दोपहर में आऊँगा तो मैं शायद जल्दी पहुँच जाऊँगा, लेकिन अगर सुबह आऊँगा तो मैं वक्त लगेगा मुझे। कितना? आधा घंटा तो लगेगा। तो आधे घंटे में हम शहर को चारों तरफ से घूम ले रहे हैं। इतना बड़ा हमारा शहर है सिर्फ, और हम वहां पे अगर इस चीज की बात करते हैं। हाँ, एक रॉन्ग डिसीजन मैं इसलिए बोलूंगा, मेट्रो रॉन्ग डिसीजन इसलिए रहा, 12,000 करोड़ 18,000 करोड़ का हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया। उस चीज को करने की बजाय अगर हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे तरीके से डेवलप किया होता, हमने MIDCs डेवलप की होती, हमने कॉलेजेस के ऊपर में ध्यान दिया होता, हमने IT सेक्टर्स के ऊपर में ध्यान दिया, हमने रोजगार के ऊपर में ध्यान दिया होता, तो निश्चित ही रूप से शहर को नहीं, हमारे 3 स्टेट को उसका फायदा मिलता था। हम एक ऐसी जगह पे बैठे हुए, हमको समझने की जरूरत है। ये नागपुर है, नागपुर से 1 घंटे की दूरी पे MP है, 3 घंटे की दूरी पे छत्तीसगढ़ है, 2 घंटे की दूरी पे हमारा अपना क्या बोलते हैं साउथ लग जाता है। तो ये सब जो चीजें हैं, हमको इनको समझना पड़ेगा कि हम सिर्फ नागपुर नहीं है, हम 3 स्टेट के बीच में उनकी दिल की धड़कन है। हमने अगर हमारा प्लानिंग प्रॉपर होता ना, तो हमारा जो इफेक्ट है, हमारा जो एक यानी हमारे किए हुए प्लानिंग का जो फायदा है, वो ये 3 राज्य के युवाओं को भी मिलता था। युवाओं की रोजगार के ऊपर में एक बहुत बड़ा समाधान कारक विषय नागपुर शहर निकाल सकता था, और तब जाके हमको मेट्रो की जरूरत पड़ती थी। आज हमारे पास काम करने के लिए मियान पड़ा हुआ है, एक रोजगार नहीं है हमारे पास में। तो ऐसे परिस्थिति में कहाँ पे जाने वाले युवा, मुझे बताइए बोला जरा। मेट्रो में बैठ के मेट्रो की जो जरूरत थी, वो मेट्रो की जरूरत जो रूट भी किए गए, मेट्रो करनी चाहिए थी, मेट्रो का विरोध नहीं है, पर मेट्रो का जो रूट किया गया वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल माइलेज को लेने के लिए गलत दिशा में किया गया। स्मार्ट सिटी की जो परिभाषा है, उस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है उसे। स्मार्ट सिटी कहाँ बना रहे हैं आप? स्मार्ट सिटी पार्टी में, आप पार्टी में स्मार्ट सिटी कर रहे हो। पार्टी से तो ग्रामीण लगना शुरू हो जाता है। सिटी बोला गया है, स्मार्ट गांव नहीं बोला गया है। तो स्मार्ट गांव भी तो बन रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि स्मार्ट सिटी का पैसा अगर आपने लाया तो उसको सिटी में ही डेवलप करोगे ना आप। आपने उस पैसे को ले जाकर पार्टी जैसे क्षेत्र के अंदर में, वो एकदम यानी जहां से ग्रामीण क्षेत्र लगने वाला है, वहां ले जाके आप शहर डेवलप करना चाहते हो। शहर के अंदर में स्मार्ट सिटी को डेवलप किया जाता, शहर के अंदर के गार्डन्स बनाए जाते, शहर के अंदर के ग्राउंड्स बनाए जाते, शहर के अंदर के हॉस्पिटल्स बनाए जाते, शहर के अंदर के स्कूल्स बनाए जाते, तो उसको बोला जाता कि आप स्मार्ट सिटी पे वर्कआउट कर रहे हैं। पर जरा आज रायपुर की अगर हम बात करें, रायपुर जैसे ही बना, एक छत्तीसगढ़ स्टेट बना, रायपुर कैपिटल बनकर जिस तरह से उभरा, आज नवा रायपुर ज़्यादा पॉपुलेटेड हो गया है। पुराना रायपुर तो है ही, लेकिन नवा रायपुर भी बड़ा सुंदर तरीके से बनाया गया, वहाँ पे स्टेडियम बन गया है। ये सब चीज़ों के बारे में सोच थी वर्धा रोड पे अगर इस किस्म का काम चल रहा है स्मार्ट सिटी का उद्धार बनने के लिए, तो क्या गलत है? स्मार्ट सिटी का विरोध कहीं पे भी नहीं है, पर मेरा बोलना यह है कि जहाँ स्मार्ट सिटी को सिटी के अंदर यूज करना चाहिए था, जहाँ पे पॉपुलेशन है, आप पार्टी के अंदर में ले जाके अगर उस चीज को यूज करते हैं, तो पार्टी बैकवर्ड इलाके में आया हुआ है, यानी शहर का जो आखिरी कोना बोला जाएगा जिसको, आप वहां ले जाके स्मार्ट सिटी डेवलप करोगे। और जो शहर के अंदर में जो मैदान पड़े हैं, जो ग्राउंड्स पड़े हैं, जैसा अभी मरार टोली हो गया, रवि नगर हो गया, उसके बाद में सिविल लाइन्स एरिया से लगे हुए एरिया के नाम बता रहा हूँ मैं, जो मेरे क्षेत्र के अंदर में सिमनेरी हिल्स हो गया, उसके बाद में दाबा हो गया, ये जो क्षेत्र है, आपको लगता है ये फुलफिल हो चुके हैं, ये डेवलप हो चुके हैं? आप
हम अब स्मार्ट कॉरपोरेटर की बात करते हैं। आप बहुत स्मार्ट कॉरपोरेटर हैं। आपसे बात करते हैं और आपसे पूछते हैं कि अगर आपके हिसाब से एनएमसी में काम अच्छे नहीं हुए हैं, या आपके हिसाब से, आप ही ने जो इस इंटरव्यू में कहा कि आपके हिसाब से काम अच्छे नहीं हुए हैं, तो आप एक एक पॉइंट बता सकते हैं कि क्या काम, क्योंकि शशांक गट्टेवार देख रहे हैं, वो भी आपसे ये चीज़ पूछ रहे हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट आप बता सकते हैं कि इस बार जो कॉरपोरेटर्स बैठे हैं उन सब ने मिलकर, जिसमें आप भी हैं, कौन से काम हैं जो नहीं हुए और आपके हिसाब से होने चाहिए थे, और जो उन्होंने किए और गलत किए? देखिए, सीमेंट रोड सबसे पहला जो चीज़, मुझे नहीं लगता कि आज सीमेंट रोड की शहर में ज़रूरत थी, क्योंकि सीमेंट रोड्स अगर आपको डेवलप करने थे तो सीमेंट रोड्स उस जगह पे डेवलप करने थे। सीमेंट रोड के बदले आपने अगर डामर रोड भी कर दिए होते तो चलता था, जहाँ पे लोगों को चलने की तक व्यवस्था नहीं है। क्या आपको लगता है कि सीमेंट रोड सिविल लाइंस के अंदर में ज़रूरत थी? आपको, आप देखिए, लॉ कॉलेज स्क्वायर से लेके तो जापानी गार्डन स्क्वायर तक ये मेरा प्रभाग क्षेत्र है। हम्म। ये मेरा प्रभाग क्षेत्र है, और फिर भी मैं आपको इन चीज़ों को बहुत खुल के बोलना चाहूँगा। दूसरा, आप देखिए, सीपीएन बेरार स्कूल से लेके हनुमान मंदिर टेम्पल के पास तक, जी। तो ये ऐसे जो अननेसेसरी जो जरी पटका में कुछ रोड्स किए गए, अननेसेसरी पैसे का यूज़ हुआ है। कोई यानी उसमें किसी प्रकार का कोई सेंस नहीं है, वो समझ के परे है कि किस चीज़ को देखते हुए और किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये काम किए गए। हम्म। क्योंकि ये पैसा अगर हमने जिस प्रकार अभी, ठीक है, एसडीआरएफ का फंड हमको आया कोविड के माध्यम से, और मुंडे साहब जैसा एक आयुक्त था जिसने हॉस्पिटल्स को उस पैसे को यूज़ करके हमको कम से कम शहर में नागपुर महानगर पालिका के 5 हॉस्पिटल्स हम लोगों को दे दिए। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम ये पैसा जो हम लोगों ने रोड्स पे यूज़ किया, सीमेंट रोड्स पे यूज़ किया, इसके आधे से भी आधे पैसे में शहर के पूरे डामरीकरण बहुत अच्छे तरीके से हो जाते और बहुत अच्छे क्वालिटी के हो जाते थे। बचा हुआ अगर उसमें का कुछ पैसा था तो उसको हम लोगों ने उठाकर क्या बोलते हैं, बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूज़ किया जा सकता था, स्कूल्स पे यूज़ किया जा सकता था, मैंने क्या बोलते हैं, कॉलेजेस नागपुर महानगर पालिका के डेवलप किए जा सकते थे, स्पोर्ट्स सेंटर्स डेवलप किए जा सकते थे, हॉस्पिटल्स डेवलप किए जा सकते थे। और शायद मुझे ऐसा लगता है रोजगार को लेके जो एक बोला जाएगा, जिसको कि लोगों को कहीं ना कहीं एक ऐसे कुछ सेंटर्स हम लोग उभार सकते थे नए प्लानिंग के तहत, कि जिससे लोगों को नए नए प्लानिंग्स मिले रोजगार कमाने के। साइबर टेक हम लोगों ने उठा के, साइबर टेक का जो काम है वो साइबर टेक का काम हमने उठा के प्राइवेट कंपनी को टैक्सेशन का काम दिया, जो साइबर टेक कंपनी है। बोलना नहीं चाहूंगा मैं साइबर टेक, ओसीडब्ल्यू, इन सब चीजों के मालिक कौन है, इनमें पार्टनर्स कौन कौन है, ज्यादा बेहतर होगा कि आप ही खुद पता कर लेने, तो मीडिया के माध्यम से मेरे कपड़े फाड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो चीजें, इन चीजों को हमको समझना पड़ेगा। ओसीडब्ल्यू जो है ये एक बहुत रॉन्ग डिसीजन है। मुझे बताइए, नागपुर शहर के अंदर में क्या पानी लोगों को ओसीडब्ल्यू आने के पहले मिलता नहीं था? आपको समझना पड़ेगा कि हम महीने का 70 करोड़ रुपए बेयर करते हैं उनको, और हमको उसमें, हमको उनके पैसे देने के बाद वो कंपनी 8 करोड़ रुपए महीने से प्रॉफिट में है। तो आपको ये लगता है कि ये जनता के पैसे का बिल्कुल प्रॉपर यूज है? पर जनता को पानी तो मिल रहा है बराबर। जी, एक चीज बताइए, आप इस समय में अगर बोलेंगे तो इस समय में पानी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप पानी के विषय में अगर आपको बात करनी है तो आप मार्च महीने से लेके मई महीने के बीच में बात कीजिए, तो आपको पानी की एक्चुअल स्थिति पता लगेगी। आपको शायद याद होगा कि खैरी डैम हमारा जब सूखा था तो पूरे शहर के अंदर में पानी का हाहाकार मचा हुआ था। फिर हम कैसे बोल सकते कि ये लोग पानी पिलाने में फुलफिल हो गए करके? एक बात श्रेया ठाकरे देख रही हैं। श्रेया, मैं आपका सवाल पूछूंगा, बस ये एक सवाल, एक बात मैं कहना चाहता था जो बिलाल अहमद साहब ने याद दिलाई कि वो बात करना और वो बात रखना इस वक्त थोड़ा सा ज़रूरी है कि आपके पिताश्री का नाम लिया उन्होंने, दिलीप चौधरी जी का, कि उन्होंने भी अपने क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम किया, और ये बात मुझे ऐसा लगता है कि शहर का कोई ऐसा नहीं होगा जो झुठलाए इस बात को कि उन्होंने काम बहुत 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 शानदार तरीके से किया था। बस इतना ही कि उनका गुस्सा थोड़ा कम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके विजन के बारे में जानना चाहते हैं। 2022 करीब है, क्या कर रहे हैं कमलेश जी? तैयार है, नहीं है? देखिए, एग्जाम्स के लिए तैयारी उस स्टूडेंट्स को करनी पड़ती जो पढ़ाई नहीं करता। मैं 5 साल पूरी ताकत से पढ़ाई करता हूँ, इसलिए मुझे एग्जाम्स की फिक्र नहीं है। एग्जाम कल लग जाए क्योंकि मेरी पूरी तैयारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम किसकी इस बार एनएमसी देखेंगे? अब ये तो वक्त बताएगा, मेरा बोलना उचित नहीं होगा कि किस पाले में पब्लिक का मत जाता है, क्योंकि जनता सर्वोपरि है।
अगर जनता ने डिसाइड किया है वो निश्चित रूप से इन चीज़ों का रिजल्ट देंगी हमको। अब बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। कोरोना के पहले और कोरोना के बाद चीज़ें बहुत थोड़ी सी ऑपोजिट चल रही हैं। लोगों के पास आज भी बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं है, बहुत सारे लोगों का व्यवसाय ठप पड़ा है। आपको क्या लगता है कि किस किस्म की चीज़ें अब होनी चाहिए? क्या-क्या चीज़ों में बदलाव लाना ज़रूरी है? लोगों ने अपनी सोच में क्या बदलाव लाना चाहिए? देखिए ऐसा है कि सबसे पहली चीज़ है कि हमको अपने अंदर की इंसानियत जिंदी रखनी पड़ेगी। इस कोरोना काल ने हर आदमी को ये सिखा दिया कि आपके पास पैसा होगा, पर यदि आपके पास में इंसानियत नहीं है तो आपका पैसा किसी काम का नहीं है। हुँ, हुँ। लोगों को बदलाव ये लाने की ज़रूरत है कि हम एक में एक को लेकर चलना सीखें। हुँ, हुँ। निश्चित रूप से कहीं पे कुछ कम ज़्यादा, किसी का व्यवहार ऊपर नीचे, किसी के नेचर में तब्दीली हो सकती है, क्योंकि सबको एक जैसे और एक समान तो कोई हो नहीं सकता। हुँ, हुँ। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि यदि अगर हमारे घर में भी हमारा छोटा भाई है और अगर उसके नेचर में किसी प्रकार की कोई चीज़ें कम ज़्यादा है तो हम उसको लेकर चलने का प्रयास करते हैं। जी। तो इसी प्रकार का प्रयास हमको समाज में करना पड़ेगा कि अगर किसी में कोई चीज़ें कम ज़्यादा है तो उससे हमारे कुछ करने से उसका क्या इफेक्टेड हो सकता है, इन चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। अगर मेरा किसी एक शब्द से अगर किसी का अच्छा होता है तो वो मुझको समझना पड़ेगा, मुझको भी समझना पड़ेगा, और समाज में चलने वाले हर व्यक्ति को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ये कोरोना का जो एक काल गया, ये एक ऐसा काल गया कि जैसा भी आपने बताया लोगों के रोजगार छूट गए। मैं आपको बताना चाहूँगा राज जी कि रोज रोज आप मेरे यहाँ मॉर्निंग में आइए और देखिए, जिस समय मेरा जनता दरबार लगता है या मैं लोगों से मिलता हूँ तो उसमें लगभग 60% लोग रोजगार को लेके आते हैं। और ऐसे ऐसे परिवार आते हैं, आप यकीन मानिए मैं आपके सामने बयां भी नहीं कर सकता कि किस किस प्रकार के लोग आते हैं। अभी एक कोरोना के समय में एक एग्जाम्पल ही आपको बताना चाहूँगा मैं। एक ध्रुवे करके एक लेडी मेरे पास में अभी कंटिन्यू नंदनवन से आ रही है। मेरा एरिया नहीं है नंदनवन, लेकिन नंदनवन से वो लेडी मेरे पास में आती है और उसके 2 बच्चे मिस्टर कोविड से एक्सपायर्ड कर चुके हैं। और उस बच्चों के पालन पोषण करने के लिए उनके पास में श्वेता ही नाम है उनका, उनके पास में किसी भी प्रकार की कोई यानी साधन नहीं है। वो कंटिन्यू मेरे पास में राउंड कर रहे हैं कि किसी न किसी माध्यम से मेरे को कहीं तो भी काम लगा दीजिए भैया, ताकि मैं अपने 2 बच्चों का पालन पोषण कर सकूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमको अपने आस पड़ोस के परिसर में, अपने क्षेत्र में हमको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से इन चीज़ों को संभाल पाए, किस प्रकार से हम इन चीज़ों में समझ पाए। निश्चित ही रूप से हर व्यक्ति की आर्थिक परिस्थिति हिली हुई है, पर जो शब्द होते हैं वो शब्द कभी कभी बड़े बड़े जख्मों पे मरहम का काम करते हैं। तो हमको इन चीज़ों को ढाढ़स देकर, हिम्मत देकर उन चीज़ों को संभालने का प्रयास करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि इनकी प्रायोरिटी कहाँ पर है और क्या है और हम क्या कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में हर व्यक्ति को सोचने की ज़रूरत है। बहुत सारे युवा हैं जो, जब मेरी उनसे बात हुई तो ऐसे कई सारे युवा थे जिनकी ज़बान पर ये था कि 2022 में हमें चाहिए कि कमलेश चौधरी जैसे डायनामिक लीडर हमारे मेयर बने। ये लोगों की सोच है, वो तो बहुत अच्छी बात है, मैं उनकी सोच का स्वागत करता हूँ। तो आप बनने वाले हैं? ये चीज़ें तो समय बताएगा, मैं कैसे इन चीज़ों को बयां कर सकता हूँ। लेकिन आपको लगता है कि आपकी जैसी पर्सनालिटी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ वास्तविक तौर पे क्योंकि मैं आपको जानता भी हूँ, ये पूछना, ये मैं कहीं ना कहीं अगर आपके जैसे व्यक्ति मेयर बनते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अच्छा ही काम करेंगे। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप तैयार हैं टू बी अ मेयर ऑफ द सिटी? देखिए ऐसा है, अगर हम कल किस प्लेटफॉर्म पे चुन के आते हैं, हमारे जो बाकी के पॉलिटिकल लीडर्स जो है उन लोगों का क्या प्लानिंग होता है, क्योंकि मेयर बनना ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, इसके लिए मेजॉरिटी लगती है जी। तो ये चीज़ों पे अपन ने आज मैंने किसी प्रकार का वक्तव्य करना, वो चीज़ें ठीक नहीं होगी, क्योंकि मेयर बनने के लिए एक मेजॉरिटी लगती है, एक प्लेटफॉर्म लगता है जो मेरे अकेले के भरोसे ये चीज़ें नहीं की जा सकती। अब कांग्रेस स्टेट में तो अपनी ताकत दिखा नहीं पाई। निश्चित ही रूप से अगर ऐसा मौका आता है कभी भविष्य में जी, तो शहर की सेवा किस प्रकार से की जाती है ये दिखाने का निश्चित ही रूप से मेरे पूरी ताकत से प्रयास रहेगा। चलिए, ये अच्छा बताया आपने। लेकिन स्टेट की अगर बात करें तो कांग्रेस में कांग्रेस इतनी ताकत नहीं जुगाड़ पाई थी कि वो सत्ता बना पाए, सत्ता में जगह बना पाए इन द स्टेट। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, ये चीज़ को मैं मान्य करता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग सत्ता के, यानी हम लोगों का जो पॉलिटिकल एजेंडा था या पॉलिटिकल समीकरण था, ये स्टेट की लीडरशिप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि स्टेट लीडरशिप में अभी तक हम लोग इन्वॉल्व नहीं हुए, यानी हम लोगों को स्टेट गवर्नमेंट में कहीं पे भी इन्वॉल्व होने का मौका नहीं आया। पर जो आंकड़े जिस प्रकार के आए हैं
वो यही दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली हमारे जो लीडर्स थे वो एनालिसिस करने में थोड़ा सा चूक गए। तो फिर पार्टी के अगेंस्ट बोला आपने? नहीं, जो पार्टी अगेंस्ट की बात नहीं है, मुझे बताइए जो चीज हुई है वो दिख रही है जी। उसको क्या झुटलाना चाहिए? जो चीज दिख रही है उसको झुटला के क्या मतलब है? क्या आपने कभी ये श्रेया ठाकरे पूछने की, क्या आप पार्टी को रेकमेंड करेंगे कि वो यंगस्टर्स को चांस दें? ये चीज को रिकमेंड करेंगे बोल रहे हैं आप, मैं कर चुका हूँ कि आप फेस चेंज कीजिए। आपको फेस चेंज करने की जरूरत है। आप लोगों को चेहरे बदलने पड़ेंगे। आप लोगों को जो शहर के अंदर में जो लोग शहर में बोलिए या जहाँ पे भी लीड करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को आपको चुन चुन के निकाल के लोगों को सामने लाना पड़ेगा। क्योंकि आज पार्टी जिस सिचुएशन में और जिस कंडीशन में आ चुकी है वो उस कंडीशन के अंदर में अगर हम किसी प्रकार का प्लानिंग किए बगैर या सोच किए बगैर अगर इस लड़ाई को लड़ने जाते हैं तो निश्चित ही रूप से हमको वापस से बहुत गंदे तरीके से कुछ चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। बहुत बड़ा एक तबका है युवाओं का जो शहर छोड़कर नौकरी के लिए पूना, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई चला जाता है शहर छोड़ के, और कुछ लोग यहीं रह जाते हैं ये शहर की सेवा में, ये शहर की हवा में आनंद लेने के लिए। आपको ये कारण बताएंगे जिससे सुनने के बाद जो युवा हैं जो अब तक वापस नौकरी करने के लिए पूना, बॉम्बे नहीं गए हैं, उन्होंने नागपुर में रुक जाना चाहिए? मुझे एक चीज़ बताइए, अभी जैसा कि मैंने आपको इसके पहले ही बोला कि हमारे यहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत थी। मुझे बताइए, कॉलेजेस हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस उंगली पे गिन नहीं सकते इतने हैं जी। अगर एक उंगली पे हम 3 भी कॉलेजेस लेना तो हमारी 10 उंगलियां कम पड़ जाएंगी, इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस है हमारे यहाँ जी। यानी इंजीनियरिंग के नाम पे अगर हम कॉलेजेस नहीं बोलते हुए ये बोले कि हम फैक्ट्री चला रहे हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग अगर हम नागपुर से इंजीनियर्स की कर रहे बोलेंगे तो चलेगा। हर घर के अंदर में आप घूम के देखिए 1-2 इंजीनियर आपको आराम से मिल जाएंगे जी। कुछ समय पहले यानी एक पीढ़ी पहले अगर एक आध व्यक्ति किसी बस्ती में इंजीनियर हो जाया करता था ना तो लोग उसके नाम का उदाहरण देते थे। जो बाकी के जो गार्जियन होते थे वो अपने बच्चों को उसका उदाहरण देते थे, देख उसको, उनका बेटा इंजीनियर हो गया तो पढ़ाई बरोबर नहीं कर रहा है इसलिए पीछे है। आज अगर आप रोड पे निकलोगे ना तो यानी आप यकीन मानिए कि ये कहना गलत नहीं होगा कि चलता हुआ किसी आदमी को भी अगर आप हाथ मार दोगे तो वो इंजीनियर निकल जाएगा जी। और रोजगार के उनके पास में किसी भी प्रकार के कोई साधन नहीं है क्योंकि हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इस प्रकार के कोई आईटी सेक्टर्स नहीं है, किसी प्रकार के कोई हमारे पास में सिविल के जो जिस प्रकार से हमारे पास में काम चाहिए उस प्रकार से हमारे शहर के अंदर में सिविल के काम नहीं है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे MIDCs चाहिए उस प्रकार के MIDCs नहीं है। एक हमारे पास में हम लोगों ने जो ये लाया हुआ था कार्गो का, हमने बोला था मियान में कार्गो, वो भी हमारे पास में पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो हमारे पास में रोजगार के कोई साधन नहीं है। मैंने आपको इसके पहले जो चीज बोला मैं वही चीजें वापस रिपीट कर रहा हूँ कि मेट्रो की बजाय अगर इन पैसों को इन चीजों पे इन्वेस्ट किया होता तो हमारे शहर के साथ साथ जैसा आज हम बोलते हैं ना कि मेरा भाई पढ़ने के लिए पूना गया है, नौकरी के लिए पूना गया है, कलकत्ता गया है, दिल्ली गया है, बॉम्बे गया है, ऐसे ही ये अगल बगल के 4-5 स्टेट के लोग बताया करते थे कि हमारा बच्चा नौकरी करने के लिए नागपुर गया है। इस प्रकार का नागपुर देखने का संकल्पना हम लोग करते हैं। ये मेरे आखिरी के 2 सवाल रहेंगे आपसे। 2022 में अगर फॉर एग्जांपल हम, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर कांग्रेस NMC में बैठ जाती है तो किस किस्म का नागपुर वासियों को देखने मिलेगा? निश्चित रूप से करने वाले पर डिपेंड करता है कि कौन बैठेगा। ठीक है, ये भी बैठेगा और वो किस प्रकार से करेगा जी। प्लानिंग तो मैं बहुत सारी दे दूंगा लेकिन करने वाले पे भी बहुत सारी डिपेंडेंट चीजें हैं कि वो क्या करना चाहता है। तो अगर करने की इच्छा शक्ति हो तो क्या नहीं किया जा सकता है। शहर बहुत सुंदर है और यहाँ के लोग जो है वो बहुत ही मार्मिक किस्म के लोग हैं, बहुत ही भावनात्मक लोग हैं। यानी अगर आप छोटी सी भी कोई चीज बोल दो तो उन चीज को एक्सेप्ट कर लेने वाले लोग हैं। और वो इस बात पे से पता लगता है कि इतने साधारण और इतने सुलझे हुए लोग हैं कि एक तरफ हमारे शहर के 700 मंदिर तोड़ दिए जाते हैं तो कोई बाहर नहीं आता, और एक तरफ जब सत्ता का पलट होता है और किसी एक चीज को लेके एक शब्द भी बोल दिया जाए तो उस चीज को लेके मोर्चे खड़े हो जाते हैं। ये इन चीजों पे से समझ में आता है कि हमारे शहर के लोग, देखिए अभी आपको ये उदाहरण इसलिए बताया मैंने कि पिछले साल हमारे यहाँ के तकरीबन 1500 मंदिर तोड़े गए। मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारे, आप लोगों ने भी देखा शहर के कितने मंदिर मस्जिद तोड़े गए और हवाला दिया गया
कि हाई कोर्ट ने इस प्रकार के ऑर्डर्स किए हैं कि जो भी बाधा बन रहे हैं उनको तोड़िए, और बाधा बनने के नाम पे बहुत सारे अच्छे मंदिर भी तोड़ दिए गए। पर वहीं जब इस कोविड के अंदर में राज्य सरकार ने एक अध्यादेश दिया कि मंदिर बंद रखे जाए, जहाँ स्कूल लोगों के बंद है, जहाँ बाकी की चीजें बंद है, वहाँ एक गलत तरीके से प्रोजेक्ट करने का काम राज्य सरकार के ऊपर में हमारे शहर के कुछ चंद सत्ता पक्ष के लोगों ने किया कि जी। मंदिर बंद है, मंदिर बंद है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मंदिर टूट रहे थे तब आप कहाँ थे? एक मोर्चा आपका नहीं हुआ कि मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं? जब आपके मुख्यमंत्री थे, हमारे शहर के व्यक्ति मुख्यमंत्री थे, और 1 मिनट में उसको एक रेजोल्यूशन पास करके राज्य रोका जा सकता था। सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत थी कि कंपाउंडिंग चार्जेस का हवाला लगाकर वो तुरंत पूरे के पूरे मंदिरों को जैसे के तैसे बचाया जा सकता था। मुझे एक चीज जानना चाहता हूं मैं, किस प्रकार के जनरेशन को हम कल्पना करते हैं? पर आपको नहीं लगता कि अब जो जनरेशन है वो मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ चुके हैं? देखिए, आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैं, आपको एक चीज को समझना पड़ेगा। अगर मंदिर मस्जिद से ऊपर हमने उठाया है तो हम कितना ऊपर उठाना चाहते हैं? हम ये संस्कार कभी नहीं देना चाहते। कोई भी माँ बाप हो, चाहे वो मैं हो या कोई और हो, कोई भी माँ बाप इस प्रकार के संस्कार कभी नहीं देना चाहते। पढ़ाना सभी चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि कल मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए और मुझे मेरे पैर पढ़ने में उसको 4 लोगों में शर्म आने लगे। नहीं, संस्कार की बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल। मैं आपसे बात हमको कर रहा हूँ संस्कार- कि इन मुद्दों पर, बिल्कुल। मंदिर मस्जिद, ये मुद्दों पर अब मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति भी नहीं नहीं होनी चलेगी, चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी भी नहीं चाहिए, और मेरे हिसाब से अब आने वाले दिनों में चलेगी भी नहीं। नहीं, बिल्कुल। प्रगति, विकास, लोगों को नौकरियां, लोगों के घरों में जो सुख सुविधाएं हैं अगर वो उनको बराबर मिल रही हैं, रास्ते बराबर हैं, पार्क बराबर हैं, बच्चों के लिए प्रगति के आने वाले दिनों में जो प्लानिंग्स हैं वो अच्छी हैं, तो मेरे हिसाब से उस पार्टी को या उस पार्टी के नेता को जिताया जाएगा। बिल्कुल। अभी बिल्कुल। मुद्दे रहे, अब ये आपको लगता है ये अभी भी मुद्दे हैं? मंदिर मस्जिद जी। ये कभी भी कहीं भी मुद्दा नहीं बचा है। अब लोग इसके ऊपर आ चुके हैं, और ये आज नहीं, इस चीज को लेकर तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने पहले से भी इन चीजों पे बहुत क्लियर रहना चाहिए था। क्योंकि हम एक तरफ जात समाज इन चीजों से ऊपर उठ के सोचने की बात करते हैं। हम अपने भाषणों में भी बोलते कि नहीं, हमको सबको मिल के रहना है, हमको भाई भाई बन के रहना है, हमको सबको साथ में रहना है। और फिर हम अगर उन चीज़ों को ले जाके वही एनालिसिस करते हैं, वही मंदिर मस्जिद दरगाह गुरुद्वारा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों को बरगलाने जैसा काम हुआ। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि मैं रवि कालरा सर आपको देख रहे थे, वो रवि फूड्स के ओनर है नागपुर में। वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एक मित्र भी है, आपके मित्र भी हैं, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी सराहना कर रहा हूँ, इंटरव्यू आपका ले रहा हूँ, लेकिन उनकी सराहना इसलिए कर रहा हूँ कि रोड पर वो ट्रक लगाया करते थे, अब उनका खुद का रेस्टोरेंट है, तो ये तारीफ के काबिल है। बहुत मेहनत से उन्होंने अपनी वो जगह बनाई है और वो बहुत VCA के पास उनकी गाड़ी लगती थी जी, और मैं भी काफी जाता था उनकी गाड़ी पर। जी जी, और अब उन्होंने खुद का रेस्टोरेंट VCA में खोल लिया है, तो ये बड़े तारीफ की काबिल है। रोड से वो करोड़पति बन रहे हैं, ये तारीफ के काबिल है। वो कहते हैं कि जब उनसे मेरी आपको लेके चर्चा हुई तो उन्होंने एक बात कही थी कि कमलेश चौधरी इज इक्वल टू वर्क। आप काम करते हैं, आप काम करने वाले नेता हैं, आप लोगों के लिए खड़े रहने वाले नेता हैं। आने वाले दिनों में कोई बदलाव तो नहीं आएगा? आप बदलेंगे तो नहीं, क्योंकि हैं तो आप नेता ही। मुझे एक बात बताइए, आपके पूरे इंटरव्यू के अंदर में आपको कहीं तो भी ऐसा लगा कि मैं किसी चीज से हिचकिचा रहा हूँ? नहीं, वो तो नहीं लगा। तो ये जो चीज होती है, ये तभी होती है जब हमारे अंदर में लोगों को लेकर ट्रांसपेरेंसी हो। तो बिल्कुल निश्चित ही रूप से जो ट्रांसपेरेंसी से अब तक काम किया है, आगे भी इसी ट्रांसपेरेंसी से काम करते रहेंगे। और आप एग्जाम के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। कमलेश जी, आपने अपना वक्त दिया, आपने अपनी बात रखी, आपने जनता के बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, बहुत अच्छे से जवाब दिया। हो सकता है कि सत्ता पक्ष को कई सारे जवाब आपके बुरे लगें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनमें से कुछ अच्छी चीज़ वो निकाल पाएँ तो इससे अच्छी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। ये होनी भी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा शहर के हित के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजनीति से ऊपर उठ के हमको लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत है, वो हमने करनी चाहिए, वो हमारी जवाबदारी है। उम्मीद यही है कि आप अपना अग्रेशन जिस तरह से लगा रहे हैं बिल्कुल सही जगह लगाते रहें, और आने वाले वक्त में जिस तरह से अच्छा काम कर रहे हैं आप करते रहें, और नागपुर की जनता को आपका साथ हमेशा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज राज की बात में कमलेश चौधरी जी ने एक बात कही थी बीच में, थोड़ी सी समझ में मुझे ऐसा लगता है कि सबकी आ जानी चाहिए, वो किसी भी पार्टी का हो,
लेकिन एक बात उन्होंने कही थी जो चीज़ उनके काम में ना बहुत साफ तौर से दिखती है, और वो है नियत। हम वोट तो आपको दे देते हैं नेताजी, लेकिन अगर आप नियत से नहीं काम करेंगे तो दुख होगा उसको भी जिसने आपको जन्म दिया और उसको भी जिसने आपको वोट दिया। कमलेश चौधरी जैसे नेता की सचमुच ज़रूरत है, और उम्मीद ये है कि ऐसे नेता आगे बढ़ते रहें, अपने काम से लोगों का साथ देते रहें, और इस शहर को, इस देश का सबसे अच्छा शहर बनाने की जो संकल्पना या सपना वो देखते हैं, उसको हम सब मिलकर साथ देकर उसे पूरा करें। कल शाम को 7 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। मैं बायस नहीं था, और आप भी बायस ना रहें उस वक्त भी जब आप किसी नेता के बारे में सोचते हैं, उसे जज करते हैं या फिर उसे वोट देते हैं। बायस ना रहें, रिलीजन के ऊपर में बायस ना रहें, प्रगति को लेके बायस बिल्कुल रहें, विकास को लेके बायस बिल्कुल रहें, और इस शहर के हित में अपना वोट ज़रूर दें। 2022 थोड़ा वक्त है, लेकिन थोड़ा वक्त बहुत कम बचा है सोचने के लिए कि आने वाला वक्त इस शहर के लिए क्या होगा। और ज़िंदा रहें। जय हिंद।